आगे बढ़ते हैं बच्चों, और यहाँ पे हम बात करेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ स्टेशनरी कॉइल इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। देखो यहाँ पे जो फैराडे है, फैराडे जो साइंटिस्ट है हमारे, उन्होंने क्या कहा था, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है कि अगर किसी कॉइल के थ्रू आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करो तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमने देखा था किसी कॉइल के थ्रू, क्या होगा, बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा, यही ना। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने के लिए आप तीन चीज़ों को चेंज कर सकते हो। या तो आप मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू चेंज कर दो, या फिर आप एरिया छोटा बड़ा करो, या मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल थीटा बन रहा है इस थीटा को चेंज कर दो। मतलब या तो कॉइल को रोटेट कर दो या मैग्नेट को रोटेट कर दो, थीटा बदल जाएगा। इन तीनों केस में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा और आपका ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, कॉइल के अंदर करंट आ जाएगा। ठीक है। अब इससे पहले देखो हम क्या कर रहे थे, हमने क्या किया था, यहाँ पे जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया था इस वाले केस में हम ये तो मोशनल ईएमएफ की बात हो गई। इसके पहले हमने क्या देखा था, जस्ट अ सेकेंड ना, चलो ठीक है, यहाँ पे एक काम करते हैं, मैं इसी चीज़ पे आता हूँ। अब यहाँ पे देखो बच्चों क्या हो रहा है कि हम कॉइल को फिक्स कर देंगे, कॉइल को मूव नहीं होने देंगे। हम कॉइल को भी मूव कर सकते हैं, मैग्नेट को भी मूव कर सकते हैं। कॉइल के सामने मैग्नेट को ले आओ या मैग्नेट को दूर लेके चले जाओ या कॉइल को आगे पीछे करो, जैसे भी हो, अगर कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो स्टेशनरी कॉइल में होगा, मतलब कॉइल को फिक्स कर दिया, कॉइल को मूव नहीं करेंगे, उसके थ्रू हम मैग्नेट को मूव करेंगे। और मैग्नेट को अगर आप मूव करोगे तो इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड बी है, मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड बी है वो चेंज होता जाएगा। बी चेंज होने की वजह से इसके थ्रू जो मैग्नेट की वजह से फ्लक्स पास होगा, फ्लक्स मतलब लाइंस ऑफ फोर्स मैग्नेट के जो पास होंगे, अब इसको नज़दीक लेके जाओगे तो फ्लक्स बढ़ जाएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। इससे दूर लेके जाओगे मैग्नेट को तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कमज़ोर हो जाएगा इसके थ्रू और इसका फ्लक्स कम हो जाएगा। तो मतलब फ्लक्स चेंज होगा और जिसके वजह से इस कॉइल के अंदर ईएमएफ आ जाएगा। ईएमएफ इंड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू फैराडेस लॉ, जिसके वजह से इसके अंदर करंट आ जाएगा। समझे? तो हम यही स्टडी करेंगे यहाँ पे, स्टेशनरी कॉइल के थ्रू अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है, वही ईएमएफ, उसी ईएमएफ के बारे में हम बात करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या किया ना, इस मैग्नेट को इस तरीके से रखा हुआ है कि मैग्नेट इसके अंदर घुसेगा, दूसरे साइड जाएगा, या फिर आप पूरा ऐसे ही सिस्टम ही ले लो, कॉइल को फिक्स कर रखा है, इस सिस्टम को ऐसे ऐसे रोटेट कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे रोटेट करोगे तो क्या होगा, मैग्नेट अंदर घुसेगा, बाहर आएगा, ऐसे 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 चलता जाएगा, मतलब मैग्नेट इसके थ्रू ऑसिलेट करेगा। अब ये प्रॉपर एंगुलर एसएचएम परफॉर्म करेगा मैग्नेट जो परफॉर्म करेगा वो प्रॉपर, हमने ऑसिलेशन में पढ़ रखा था एंगुलर एसएचएम, प्रॉपर एंगुलर एसएचएम परफॉर्म करेगा। मतलब ये होगा मेन पोजीशन जहाँ पे उसका कॉइल है, मेन पोजीशन से यहाँ जाएगा, फिर आएगा अंदर, फिर यहाँ जाएगा और ऐसे ऐसे ऑसिलेशन चालू रखेगा ये। अब देखो, जब आपका मैग्नेट कॉइल से दूर होगा तो उसकी वेलोसिटी, जैसे ये अपने अगर मान लो एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच गया मैग्नेट, तो वहाँ रुक जाएगा वो, और उसके बाद फिर इसकी वेलोसिटी बढ़ने लग जाएगी। ध्यान रहे, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्लॉट कर रहे हैं ग्राफ किसके बीच में प्लॉट कर रहे हैं, इसके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है कॉइल के पास, या मैग्नेटिक फ्लक्स जो इस कॉइल के थ्रू जा रहा है, फ्लक्स और टाइम का ग्राफ। मतलब इसके थ्रू जो फ्लक्स पास हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स, इस मैग्नेट की वजह से वो टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है ये हमें देखना है। मान लो आपका जो मैग्नेट है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे है, एक्सट्रीम पोजीशन पे है, बहुत दूर है, तो ऐसे केस में मैग्नेट रुका हुआ होगा और इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो काफ़ी कम होगा। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी भी काफ़ी कम होगी, क्योंकि आपने ऑसिलेशन देखा होगा तो सबसे फास्ट वेलोसिटी जो होता है वो मेन पोजीशन पे होता है, और मेन पोजीशन पे कॉइल रखा हुआ है, मतलब मैग्नेट जब बीच में आएगा तब सबसे फास्ट होगा, और उसके बाद फिर वापस बाहर निकलते स्लो होने लगेगा और लास्ट में अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके वो रुक जाएगा। फिर एक्सट्रीम पोजीशन से जब नीचे आने लगेगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ने लगेगी, यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी, और फिर धीरे धीरे वेलोसिटी कम होकर एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी फिर से ज़ीरो हो जाएगी। मतलब मैग्नेट जब कॉइल से दूर होगा तो स्लो होगा, जब मैग्नेट के पास आएगा तो फास्ट होने लगेगा दोनों साइड से। ये चीज़ समझ लो फिलहाल अभी, ठीक है। तो अब मान लो मैग्नेट बहुत दूर है, दूर रहेगा तो स्लो भी होगा,
तो इसके थ्रू फ्लक्स जल्दी चेंज नहीं होगा, एकदम फ्लक्स का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा। एक तो फ्लक्स काफ़ी कम होगा क्योंकि बहुत दूर है मैग्नेट, और वो चेंज भी नहीं होगा, लगभग कांस्टेंट होगा, एकदम कांस्टेंट जैसा ही होगा। जब ये नज़दीक आ जाएगा यहाँ पे, तब देखो इसका स्पीड बढ़ जाएगा और तब फ्लक्स बढ़ने भी लगेगा, बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। मतलब ये मान लेते हैं T1 टाइम पे यहाँ पे आ चुका है, इसके काफ़ी नज़दीक आ चुका है, तो उसका काफ़ी स्पीड भी बढ़ गया मैग्नेट का, जिसकी वजह से फ्लक्स एक तो नज़दीक आ गया तो फ्लक्स बढ़ भी गया, और बहुत तेज़ी से बढ़ता है, और आपका फ्लक्स फाट से एकदम चढ़ जाता है यहाँ पे इस T1 टाइम पे। अब यहाँ पे मान लेते हैं जब वो ये जो पूरा मैग्नेट है वो अंदर घुस जाता है पूरा इसके। अब जब मैग्नेट पूरे कॉइल के अंदर घुस जाएगा तो फ्लक्स चेंज होगा, यानी फ्लक्स फिक्स हो जाएगा, क्योंकि पूरा अगर अंदर ही है तो फ्लक्स चेंज क्यों होगा। नज़दीक आ रहा था तो फ्लक्स बढ़ रहा था, लेकिन जब वो घुस गया अंदर तो फ्लक्स एक जैसा ही रहेगा उस टाइम के लिए, जितने टाइम के लिए वो कॉइल के अंदर रहेगा मैग्नेट, उतने टाइम के लिए फ्लक्स का वैल्यू फिक्स हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये मान लेते हैं कि आपका जो मैग्नेट है कॉइल के अंदर T1 टाइम से T2 टाइम तक रहता है, और ये आपका फ्लक्स का वैल्यू उतने टाइम के लिए कांस्टेंट रहेगा। अब जब फिर मैग्नेट बाहर निकलने लगेगा, स्पीड तो ज़्यादा रहेगा इसके पास, तो बहुत तेज़ी से, क्योंकि तेज़ी से भाग रही है तो बहुत तेज़ी से फ्लक्स कम होने लगेगा, क्योंकि दूर जा रहा है ना, तो बहुत तेज़ी से अब ये फ्लक्स कम होने लगेगा, पार्ट से नीचे गिर जाएगा, ये फ्लक्स का वैल्यू बहुत तेज़ी से नीचे गिर जाएगा, ठीक है। और जब वो दूर जा चुका होगा तो उसके बाद फिर क्या होगा बताओ, मैग्नेट स्लो हो जाएगा, स्लो होने की वजह से फ्लक्स जो है वो अब इतनी तेज़ी से कम नहीं होगा, फिर से लगभग फ्लक्स का वैल्यू आपका कांस्टेंट हो जाएगा इस तरीके से। तो इस हिसाब से आपका फ्लक्स दूर रहता है तो स्लो रहता है मैग्नेट, लगभग कांस्टेंट होता है, जैसे ही नज़दीक आ जाता है मैग्नेट फास्ट हो जाता है, बहुत तेज़ी से फ्लक्स बढ़ता है, अंदर घुस जाता है फ्लक्स कांस्टेंट जब तक अंदर रहेगा, फिर बाहर आएगा तेज़ी से फ्लक्स डाउन होगा, फिर मैग्नेट दूर चलाएगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा आपका फ्लक्स। तो आपका फ्लक्स इस टाइम इंटरवल में, इसको हमने टाइम इंटरवल T1 बोल रखा है, इस टाइम इंटरवल में तेज़ी से बढ़ता है जब अंदर जाता है, और इस टाइम इंटरवल में जब बाहर निकल रहा होता है मैग्नेट तो तेज़ी से डाउन हो जाता है। इसके पहले भी आप मैग्नेटिक फ्लक्स को कांस्टेंट मान सकते हो, T2 टाइम के बाद भी मैग्नेटिक फ्लक्स को आप लगभग कांस्टेंट मान सकते हो, और बीच में जब वो मैग्नेट अंदर रहता है कॉइल के, यहाँ पे भी उसका मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू कांस्टेंट होता है। नाउ अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, आपका EMF कॉइल के अंदर कब इंड्यूस होगा, जब फ्लक्स चेंज होता है, ठीक है। तो अगर आप फैराडेज लॉ की बात करें तो हम क्या बोलते हैं, E इज इक्वल टू -d∅dt। EMF कब इंड्यूस होगा, जब आपका फ्लक्स चेंज होगा, और EMF उतना ही ज़्यादा होगा जितना जल्दी जल्दी फ्लक्स चेंज होगा। पहली बात तो ये कि इस टाइम इंटरवल में फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा है तो आपका EMF आएगा ही नहीं, इस टाइम इंटरवल में फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है EMF आएगा ही नहीं, इस टाइम इंटरवल में फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है EMF आएगा नहीं। EMF सिर्फ इस T1 टाइम के दौरान और T2 टाइम के दौरान आएगा जब फ्लक्स आपका चेंज हो रहा है, यहाँ इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो आपका जो EMF है वो भी कुछ इसी तरीके से आएगा इसी टाइम इंटरवल में, कि आपका EMF देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ज़ीरो रहेगा EMF, फिर बीच में भी ज़ीरो रहेगा, और यहाँ भी कांस्टेंट है तो यहाँ पे भी ज़ीरो होगा। तो अब यहाँ पे क्या होता है ना, आपका EMF इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होकर ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका EMF इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होकर ज़ीरो हो जाएगा, समझे। तो मान लेते हैं आपका जो EMF है, EMF का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो E0 है। लेट्स से EMF का मैक्सिमम वैल्यू E0 है, तो हम यहाँ पे इधर E0 लिख देते हैं और यहाँ पे -E0 लिख देते हैं। तो यहाँ पे फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। अब देखो लेंस लॉ को अगर हम यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करते हैं तो लेंस लॉ में यहाँ पे माइनस साइन आ जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर फ्लक्स इंक्रीज होगा तो EMF नेगेटिव होगा, और अगर फ्लक्स डिक्रीज हुआ तो आपका चेंज इन फ्लक्स ही नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो EMF आपका पॉजिटिव हो जाएगा। इन शॉर्ट, अगर आपका फ्लक्स इंक्रीज होता है तो EMF नेगेटिव हो जाएगा, अगर आपका फ्लक्स डिक्रीज होता है तो EMF पॉजिटिव हो जाएगा। इन दोनों टाइम इंटरवल में, ये दोनों टाइम इंटरवल में आपका फ्लक्स इंक्रीज और डिक्रीज होगा, इधर भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा,
क्योंकि लास्ट में 0 भी तो होना है ना, इसके बाद 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी इसके बाद 0 होना है उसको, तो इंक्रीज़ के साथ साथ डिक्रीज़ होकर 0 होगा, यहाँ भी इंक्रीज़ के साथ साथ डिक्रीज़ होकर 0 होगा। उसके अलावा आपको एक बात याद रखनी है कि फ्लक्स इंक्रीज होगा तो ईएमएफ नेगेटिव, फ्लक्स डिक्रीज होगा तो ईएमएफ पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ। ओके, तो ये लेंस लॉ से हमें पता चलता है, लेंस लॉ। तो अब यहाँ पे फ्लक्स क्योंकि इंक्रीज हो रहा है तो आपका ईएमएफ जो है वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव में इंक्रीज होगा, डिक्रीज होकर 0 हो जाएगा, तो आपका ग्राफ ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, उसके बाद ऐसे जाके ऐसे आ जाएगा। मैं फिर से बना देता हूँ अच्छे से, ऐसे इंक्रीज होगा और बाद में फिर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि अब यहाँ पे देखो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था इसलिए हमने ईएमएफ नेगेटिव ले लिया, इस इंटरवल में भी क्या होगा, फ्लक्स इंक्रीज होकर डिक्रीज होकर 0 हो जाएगा, लेकिन इस बार क्योंकि आपका फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो ईएमएफ आपका पॉजिटिव होगा, तो इंक्रीज होगा, मैक्सिमम पे जाएगा और फिर डिक्रीज हो जाएगा। इस तरह का ग्राफ आपका बनेगा ईएमएफ का, समझ गए। अब बच्चों यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये जो मैक्सिमम ईएमएफ इसमें इंड्यूस हो रहा है दैट इज़ ई नॉट। ई नॉट क्या है, मैक्सिमम ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है, इसकी बात करते हैं। ये कैसे हम निकाल सकते हैं, पहले मैथमेटिकली देखते हैं, उसके बाद फिर इस सर्किट डायग्राम से उसको मेजर कैसे करते हैं उसकी भी बात करेंगे। तो देखो अगर मैं ईएमएफ की बात करूँ, E इज इक्वल टू, तो हम लिख सकते हैं d∅dt का मॉड। मतलब अगर मुझे सिर्फ वैल्यू लेना है, नेगेटिव साइन से हमें अगर कोई लेना देना ना हो, बस हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए। मतलब मान लो यहाँ पे ई नॉट का वैल्यू -10 वोल्ट है और यहाँ पे 10 वोल्ट है, और उसका वैल्यू तो 10 ही है ना, चाहे वो नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो। तो हमें सिर्फ ये पता करना है कि कितने वोल्ट का ईएमएफ जनरेट हुआ है, दैट इज़ 10 वोल्ट। चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, मॉड लगा देते हैं। अगर नेगेटिव वैल्यू भी आ रहा है तो मॉड क्या करेगा, उसको पॉजिटिव बना देगा। तो E इज इक्वल टू d∅dt, ये हम लिख सकते हैं। अब देखो ये फाई जो है वो फंक्शन है टाइम का, तो हम मैथमेटिक्स में एक रूल जानते हैं डेरिवेटिव में, जिसको बोलते हैं चेन रूल। उस चेन रूल के हिसाब से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, d∅dt क्योंकि देखो थीटा टाइम के हिसाब से चेंज होता जाएगा। थीटा जो है ये एंगल है जो कॉइल और मैग्नेट के बीच में, ये टाइम के हिसाब से चेंज होता जाएगा। तो थीटा टाइम का फंक्शन है, और थीटा चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज होगा, सीधी सी बात है। थीटा कम होने लगेगा तो फ्लक्स बढ़ने लग जाएगा, तो थीटा अगर ज़्यादा होगा तो फ्लक्स कम होने लगेगा। तो थीटा मतलब फाई जो है वो थीटा का फंक्शन है। तो इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, d∅dt को d∅dt ऐसा लिख सकते हैं। इसे कहते हैं चेन रूल। दिस इज व्हाट यू कॉल चेन रूल। अब देखो अगर मुझे इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ। अब ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ई नॉट होगा, ई मैक्सिमम विच इज इक्वल टू ई नॉट। तो ये दोनों भी मैक्सिमम होना चाहिए। सो ई का हमने अगर बना दिया ई नॉट, तो हमको यहाँ पे d∅dt को भी मैक्सिमम करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय d∅dt जो है इसको भी मैक्सिमम करना पड़ेगा। तो d∅dt ये मैक्सिमम वैल्यू, ये वैसा का वैसा ही रहने देना है, और हमें अब इस पर ध्यान देना है d∅dt इसका मैक्सिमम वैल्यू। इसको इक्वेशन 1 लिख दो, और ये मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, कैसे होगा, ये हम लोग चेक करते हैं। ना देखो मैंने आपको जैसे बताया कि आपका जो मैग्नेट है वो एंगुलर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। तो एंगुलर एसएचएम परफॉर्म करने के केस में एक इक्वेशन आता है, मतलब ये जो आपका मैग्नेट है वो एक इक्वेशन को फॉलो करेगा एंगुलर एसएचएम के। जैसे हमने लीनियर एसएचएम पढ़ा था, तो लीनियर एसएचएम में क्या पढ़ा था, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t होता है, प्लस फाई होता है, पर फाई का वैल्यू हम 0 ले रहे हैं। हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपका जो ऑसिलेशन है वो मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। तो ये इक्वेशन होता है आपका लीनियर एसएचएम का। लीनियर एसएचएम में आपका पार्टिकल सीधे आगे पीछे करता है और x उसका डिस्प्लेसमेंट है। पर जब वो एंगुलर एसएचएम परफॉर्म करता है तो डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा आ जाएगा। तो थीटा आ जाएगा आपका इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड a है, तो इसका मैक्सिमम एंगल क्या होगा, थीटा नॉट। a मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो हम यहाँ पे मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेंगे, मतलब मैक्सिमम कितना एंगल बनेगा, तो वो a की जगह पे आ जाएगा, और इसे कहा जाता है एम्पलीट्यूड। और बाकी वैसे इक्वेशन होगा साइन ओमेगा t, जहाँ पे थीटा नॉट क्या है, एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड
ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और उसके एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 2π/t, जहाँ पे t आपका टाइम पीरियड है। ठीक है, ये ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t हमने ऑसिलेशन में देख रखा है, तो ये आपका इक्वेशन बनेगा यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे अगर मैं dθ/dt निकालता हूँ, इसको अब नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ। थीटा इज इक्वल टू θ0 साइन ओमेगा t, थीटा इज इक्वल टू θ0 साइन ओमेगा t, यानी कि 2π/t इंटू टी। अब हमें चाहिए क्या, dθ/dt चाहिए, हमें dθ/dt का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो हम dθ/dt निकालेंगे यहाँ पे। तो एक काम करो, dθ/dt निकाल लेते हैं पहले तो। dθ/dt मतलब अब आपको इसको पूरा थीटा को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू टी। तो θ0 तो कांस्टेंट है, बाहर ही रह जाएगा। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज होता है, तो यहाँ पे कॉज आ जाएगा, कॉज 2π/t इंटू टी। लेकिन चेन रूल के हिसाब से यहाँ पे t के जगह पे सिर्फ यहाँ पे t अकेला नहीं है, आप विथ रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, और यहाँ पे t अकेला नहीं है बल्कि t के साथ एक वैल्यू मल्टीप्लाइड है। तो डेरिवेटिव का रूल ये है कि अगर t अकेला ना हो, आप जिस वेरिएबल के साथ डिफ्रेंशिएट कर रहे हो वो अगर वेरिएबल अकेला ना हो, उसके साथ कुछ मल्टीप्लाइड है, तो आप क्या करो, लास्ट में जो भी नंबर मल्टीप्लाइड है वो यहाँ पे आके आंसर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2π/t यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आप डेरिवेटिव में पढ़ते हो। इनकेस अगर आपको नहीं पता है, डेरिवेटिव अभी तक नहीं पढ़ा है, मेरे हिसाब से अभी तक तो पढ़ ही लेना चाहिए आपका मैथ्स में, तो आपको पता होगा चेन रूल के हिसाब से t के साथ जो भी नंबर होगा वो यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बताओ dθ/dt क्या हो जाएगा, dθ/dt इज इक्वल टू 2π θ0/t इंटू कॉज 2π/t इंटू टी। अगर हम मॉड भी लें तो मॉड में क्या आ जाएगा आपका, dθ/dt इज इक्वल टू 2π θ0/t, और यहाँ पे आपका कॉज 2π/t इंटू टी। अब ये वैल्यू तो वैसे भी हमेशा आपका कांस्टेंट ही होगा या फिर पॉजिटिव होगा, तो हम मॉड इसमें लगा सकते हैं। कॉज का वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, तो हमने उस मॉड इसमें लगा दिया। अगर मुझे ये पॉजिटिव चाहिए तो ये वाला पॉजिटिव चाहिए, पर हमें क्या चाहिए बताओ, dθ/dt का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो dθ/dt का मैक्सिमम वैल्यू लेने के लिए हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। इसके मैक्सिमम वैल्यू में देखो ये सब तो कांस्टेंट है, ये बदलने वाला नहीं है, तो बदलने वाला वैल्यू क्या है, सिर्फ ये है cos थीटा। अब cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और नेगेटिव में -1 होता है, पर वैसे भी हम मॉड लेने वाले हैं तो हम -1 ना लेके 1 ही लेंगे, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू आपको यहाँ पे लेना है, दैट इज 1। सो dθ/dt मैक्सिमम, dθ/dt का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू 2π θ0/t, 2π θ0/t, और इसे आप इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। पुट दिस इन इक्वेशन 1, dθ/t मैक्सिमम का 2π θ0/t, तो आपका इक्वेशन 1 क्या था बताओ, E0 इज इक्वल टू d∅/dθ मैक्सिमम, E0 इज इक्वल टू d∅/dθ मैक्सिमम, d∅/dθ मैक्सिमम मल्टीप्लाइड बाय dθ/dt मैक्सिमम। अब dθ/dt मैक्सिमम तो हमको ये मिला है 2π θ0/t, तो आपका मैक्सिमम ईएमएफ का वैल्यू क्या आ गया, 2π θ0/t d∅/dθ मैक्सिमम, ये आपका मैक्सिमम ईएमएफ का वैल्यू आ गया। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपके मैक्सिमम ईएमएफ के वैल्यू का जो कि कॉइल में जनरेट होगा। ठीक है, इसे मेजर कैसे करना है, तो इसे मेजर करते हैं हम लोग इस सर्किट डायग्राम के हिसाब से, इस सर्किट डायग्राम के थ्रू। अब इस सर्किट डायग्राम में देखो क्या है, यहाँ पे एक माइक्रोमीटर लगाया हुआ है करंट मेजर करने के लिए। ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर बेसिकली क्या करता है, चार्जेस को स्टोर करते जाता है। उसके अक्रॉस हमने क्या किया, एक वोल्टेज लगा दिया। कैपेसिटर के बारे में आपको मैंने सेमीकंडक्टर्स में थोड़ा सा हल्का सा हिंट दिया था, इसका पूरा डिटेल हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और यहाँ पे डायोड है, सेमीकंडक्टर्स में पहले ही पढ़ा चुका हूँ, तो डायोड के बारे में आपको पता होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, ये सारी चीज़ें आपको बताई थी मैंने। तो
बस ये समझ लो कि जो ये वाला हिस्सा है ये आपका, इसको हम बोलते हैं पी साइड, और जो डंडा वाला हिस्सा है उसको हम एन साइड बोलते हैं। ठीक है। डायोड में करंट तभी फ्लो होगा, याद रखो, डायोड में करंट तभी फ्लो होता है जब उसका पी साइड बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड रहता है और एन साइड बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड रहता है। अगर उल्टा कनेक्शन कर दिया, जिसको रिवर्स बायस बोलते हैं, इसे बोलते हैं फॉरवर्ड बायस्ड, अगर आपने उल्टा कनेक्शन किया है तो रिवर्स बायस होता है और तब करंट फ्लो नहीं होता है डायोड के थ्रू। समझे? तो अब देखो, अब हमको ये पता है कि हमारा जो ईएमएफ है इसके अंदर कैसे जनरेट होगा, मतलब जो भी इस कॉइल है, कॉइल के थ्रू ये, मतलब यहाँ जो कॉइल है ना, यही कॉइल यहाँ पे लगा के रखा हुआ है। समझे? अब इस कॉइल के थ्रू जो ईएमएफ है देखो कैसे जनरेट हो रहा है, मतलब एक तो नेगेटिव ईएमएफ जनरेट होगा, मैक्सिमम जाएगा, उसके बाद फिर जीरो हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे रुक जाएगा, फिर पॉजिटिव ईएमएफ जनरेट हुआ, फिर मैक्सिमम जाके फिर जीरो हो जाएगा। ये ऐसे चलता जाएगा साइकिल्स, जब तक मैग्नेट अंदर बाहर कर रहा है ये ईएमएफ ऐसे जनरेट होता जाएगा। ठीक है। अब देखो, जब कॉइल अंदर की ओर जा रहा है तब आपका ईएमएफ इंक्रीज हो जाएगा। मान लेते हैं ये वाले पार्ट पे हम लोग फिलहाल हैं, जब कॉइल अंदर की ओर जा रहा है तो आपका ईएमएफ इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं, ईएमएफ आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और जब वो इंक्रीज होगा और उसके बाद फिर जब अंदर घुसने लग जाए, पूरी तरह से घुस जाएगा, तो ईएमएफ फिर से जीरो हो जाएगा। तो घुसते समय आपका ये सिचुएशन होता है, समझे? और जब वो बाहर आने लग जाता है तब हम यहाँ पे आ जाते हैं, इंक्रीज होकर डिक्रीज हो जाता है। तो हम यहाँ पे इस ईएमएफ की बात कर रहे हैं। अब होता क्या है, देखो कि आपका जब ये एक्चुअली जो वोल्ट मीटर लगा रखा है, वो वोल्ट मीटर हम कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करने के लिए लगा रखा है, पर हमें क्या चाहिए कि इसके थ्रू कितना मैक्सिमम ईएमएफ जा रहा है ये हमें मेजर करना है। तो स्टार्टिंग में होता क्या है कि आपका जो कॉइल है, अब ये देखो, ये यही कॉइल है जो यहाँ पे रखा हुआ है, इसी कॉइल को हमने क्या किया, पूरे सर्किट में ऐसे लगा दिया। मान लो इसके थ्रू मैग्नेट जाने लगा, आपका ईएमएफ बढ़ने लगा। ठीक है, ईएमएफ बढ़ते समय मान लेते हैं कि फिलहाल कुछ ऐसा सिचुएशन है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये नेगेटिव टर्मिनल हुआ। ईएमएफ कुछ ऐसे आया है, क्योंकि देखो ये वाले हिस्से में अगर हम मानेंगे कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो इस वाले हिस्से में उल्टा हो जा रहा है ईएमएफ, तो हम इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव मानेंगे। समझ गए? अब देखो, आपका जो डायोड है, ये डायोड तभी कंडक्ट करेगा जब इसका पी साइड पॉजिटिव से है और एन साइड नेगेटिव से कनेक्टेड है, तब वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। फिलहाल इस सिचुएशन में आपका जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस्ड है। यहाँ पे फिलहाल आपका मैग्नेट एंट्री मार रहा है, अभी ईएमएफ ऐसे गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, डायोड के थ्रू करंट पास होने लगा। अब ये जब डायोड के थ्रू करंट पास होता है तो ये कैपेसिटर जो है वो चार्ज होने लग जाता है, इसके अक्रॉस चार्जेस आपके आने लग जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो कैपेसिटर आपका चार्ज होने लग जाता है। ठीक है, और इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज आया है, ये वोल्टेज आपको यहाँ पे दिखेगा। कहाँ पे दिखेगा? ये वोल्ट मीटर उसको मेजर करेगा, पर ये पूरी तरह से आपका वोल्टेज जितना जनरेट हुआ था ई नॉट, वो यहाँ पे नहीं दिखेगा, क्योंकि देखो ई नॉट जो है बस वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए गया था। आपका ईएमएफ तो बढ़ रहा था ना, बढ़ के बस एक ही टाइम के लिए ई नॉट पे गया और फिर वापस से जीरो हो गया। तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पे स्टोर होगा और इस कैपेसिटर के अक्रॉस कुछ ना कुछ ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। मान लेते हैं कोई ईएमएफ E1 है। अब उसके बाद जब बाहर निकलेगा और जब ये ईएमएफ आ जाएगा, बाहर निकलते ही आपको ये ईएमएफ आ जाएगा, इस ईएमएफ के टाइम पे ये बन जाएगा नेगेटिव और ये बन जाएगा पॉजिटिव, तब आपका डायोड जो है वो रिवर्स बायस्ड होगा। और ऐसे केस में रिवर्स बायस मतलब उल्टा कनेक्शन हो गया, अब ये करंट फ्लो होने नहीं देगा। करंट फ्लो अगर नहीं होने देगा तो अब आपका कैपेसिटर चार्ज भी नहीं होगा, ये वैसा का वैसा पड़ा रहेगा। फिर आपका मैग्नेट निकलेगा और वही सेम चीज़ रिपीट होगा। तो अब आपका मान लो वापस से ये मैग्नेट जो है अंदर घुस रहा है, फिर यहाँ पे क्या होगा बताओ, ये नीचे आएगा, तो फिर से ये प्लस हो जाएगा और फिर से ये माइनस हो जाएगा। जब आपका मैग्नेट फिर से घुसने लगेगा तो ये वाला केस आ जाता है ना। तब फिर से क्या होगा, आपका ये डायोड कंडक्ट करना चालू कर देगा और इसको फिर से चार्ज करना चालू कर देगा और इसका पोटेंशियल और बढ़ने लगेगा। मान लो बढ़ के E2 हो गया, E2 हो गया, और फिर उसके बाद जब आपका मैग्नेट बाहर निकल जाएगा तो ये ईएमएफ आ जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, आपका डायोड कंडक्ट करना बंद कर देगा। फिर क्या होगा,
फिर मैग्नेट अंदर घुसने लगेगा तो फिर ये ईएमएफ आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, डायोड कंडक्ट करना चालू करेगा, चार्जेस स्टोर होने चालू हो जाएंगे और आपका ईएमएफ बढ़ के E3 हो जाएगा। ऐसे बार बार मैग्नेट ऑसिलेट होता जाएगा और आपका जो कैपेसिटर है वो चार्ज होता जाएगा, चार्ज होता जाएगा। अब देखो ये एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका जो कैपेसिटर है E1, E2, E3 ऐसे इसका वोल्टेज बढ़ता चला जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा और एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ ऑसिलेशन के बाद आपके कैपेसिटर के अक्रॉस ईएमएफ मैक्सिमम पहुंच जाएगा। जो कॉइल के अक्रॉस मैक्सिमम ईएमएफ था उतना E0, उतना ईएमएफ इस कैपेसिटर के अक्रॉस पहुंच जाएगा। जब ऐसा होगा तो अब इससे ज़्यादा ईएमएफ जनरेट हो नहीं पाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा ईएमएफ यहाँ पे भी जनरेट नहीं हो रहा है। तो कैपेसिटर के अक्रॉस इससे ज़्यादा कैसे हो सकता है, क्योंकि यही ईएमएफ आपका यहाँ पे दिख रहा है ना। तो ये मैक्सिमम ईएमएफ जब कैपेसिटर के अक्रॉस जनरेट हो जाएगा तब उससे अक्रॉस, कैपेसिटर के अक्रॉस ईएमएफ बढ़ना बंद हो जाएगा। तब करंट भी इंक्रीज होना बंद हो जाएगा, करंट भी यहाँ पे फ्लो नहीं हो पाएगा और आपका ये मैक्सिमम ईएमएफ से ये चार्ज हो चुका होगा। और यही ईएमएफ यहाँ पे लगा हुआ वोल्ट मीटर जो है मेजर कर लेगा और आप E0 मेजर कर लोगे। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीका है, लेकिन इसी तरीके से जो मैक्सिमम ईएमएफ है इस कॉइल के अक्रॉस वो मेजर किया जाता है। जो भी ये कॉइल हमने ये इसी को सर्किट में लगा रखा है, बार बार पास करने पर कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा। जब मैक्सिमम वैल्यू से वो चार्ज हो चुका होगा, इसके क्रॉस मैक्सिमम ईएमएफ आ जाएगा, तो उस समय करंट अब इंक्रीज नहीं होने वाला है, वोल्टेज अब इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं होने वाला है, मैक्सिमम पे पहुंच चुका है। वोल्ट मीटर आप देख लो, चेक कर लो कि कितना वोल्टेज है, कितना ईएमएफ है, और ये वोल्ट मीटर इस ईएमएफ E0 को मेजर करके आपको दिखा देगा। इस तरीके से हम लोग इसको मेजर करते हैं। अब देखो बच्चों, ये थोड़ा सा हो सकता है आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे और ये टॉपिक जो है वो शायद आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट ना हो, मुझे नहीं लगता है शायद कि क्या पता इस पे भी क्वेश्चन पूछे, लेकिन आप भरोसा नहीं भाई, आप महाराष्ट्र बोर्ड है, उनके दिमाग में क्या है, कोई भी बोर्ड हो, मतलब हो सकता है उनके दिमाग में आके इस साल चलो अब यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आप अगर पूरी तरह से सेफ रहना चाहते हो तो पढ़ लेना इसको, वरना अगर आप थोड़ा सा आप चांसेस लेना चाहते हो तो इस टॉपिक को एटलीस्ट छोड़ सकते हो मेरे हिसाब से। बाकी मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता भाई, क्योंकि मेरे से पूछ के पेपर नहीं बनाया जाता है, डालने के लिए वो स्वतंत्र है, कुछ भी डाल सकते हैं। तो वो इसलिए कि अगर आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तब बात कर रहा हूँ, अगर ठीक है आपको समझ में आ जा रही सारी चीज़ें बड़े आसानी से तो आप पढ़ो आराम से और इसको भी लिख सकते हो, याद कर सकते हो एग्ज़ाम के हिसाब से। ठीक है, चलिए ये पार्ट आपका ख़त्म हुआ। अब आगे बात करेंगे हम लोग AC जनरेटर के बारे में। अच्छा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे जनरेटर की, और स्पेसिफिकली हम AC जनरेटर की बात करेंगे। सी जनरेटर बेसिकली क्या करता है, हमें EMF या करंट जनरेट करके देता है। कैसे? हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके अंदर कुछ मैकेनिकल एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है। जैसे अगर मैं जनरेटर की बात करूँ इसमें, तो एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड आप मैग्नेट से लाओगे, तो देखो ये नॉर्थ पोल और एक दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल यहाँ पे रखा हुआ है, और हम नॉर्थ टू साउथ यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा इस तरीके से। उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपको रखना है एक कॉइल, एक मेटल का कॉइल रखना है, और उस कॉइल को पकड़ के घुमाना है। अगर आप उस कॉइल को पकड़ के घुमाओगे तो उसके अंदर करंट आ जाता है, उसके अंदर EMF आ जाता है। मतलब कोई बैटरी नहीं, कुछ नहीं, बस मैग्नेट के अंदर कॉइल को रखना है और उसे घुमाते रहना है। ये क्यों होता है? ये फैराडेस लॉ की वजह से होता है, जो मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी फिलहाल इतना समझो कि अगर आप कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुमाओगे तो उसके अंदर EMF आ जाता है, करंट आ जाता है। अब अगर आप उसको घुमा रहे हो, इसका मतलब कौन सी एनर्जी दे रहे हो उसको आप मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हो। मोशन वाली एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। उस मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और आपको करंट देता है। इसका मतलब ये कि आपका जो जनरेटर है, जनरेटर कन्वर्ट्स में क्या, आपका जो दिया हुआ मैकेनिकल एनर्जी है, कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जनरेटर का काम क्या है, मैकेनिकल एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और हम जो EMF जनरेट होगा इसके अंदर, जो करंट जनरेट होगा, वो आपका AC करंट होगा या AC EMF होगा। इसको हम लोग अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग EMF बोलते हैं। अल्टरनेटिंग करंट और EMF। अब ये अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग EMF कैसा होगा, किस तरह का होगा,
ये हम देखते हैं, पहले समझते हैं कि भाई यहाँ पे ईएमएफ जनरेट हो कैसे रहा है। ना देखो ये कॉइल है, आप देखो इस कॉइल के थ्रू आपका मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा क्योंकि इसको मैग्नेट के अंदर रखा गया है। तो ये कॉइल है आपका, मान लो। अब इसको थोड़ा सा मैं ना, अगर आप साइड से देखोगे इसको, तो साइड से देखने पे ये कैसा दिखता है वो आपको मैं बताता हूँ। मान लो आपका मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे दिखेगा, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। मैं इसको सीधे सीधे बना रहा हूँ, तो आपने देख ही लिया ना, कॉइल जो है आपका ये कॉइल इसके अंदर रखा हुआ है। ये नॉर्थ साउथ पोल के बीच में मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है, जहाँ पे ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। और उसके अंदर इस कॉइल को पकड़ के हमें घुमाना है। देखो कॉइल रोटेटेड इन एरो डायरेक्शन, ऐसे घुमाया जा रहा है कॉइल को। तो इस कॉइल को जब सामने से देखोगे तो आपको सिर्फ उस बगल से साइड से देखोगे तो आपको सिर्फ इसका ये वाला हिस्सा दिखाई देगा, मतलब कुछ इस तरह का हिस्सा आपको कॉइल का दिखाई देगा, बस ऐसा। ठीक है, कॉइल का बस आपको इस तरह का हिस्सा दिखाई देगा। और इस कॉइल को बीच से ऐसे रोटेट करते जाना है, इसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं हम लोग इस तरीके से। तो ये कॉइल एक्चुअली में ऐसा है, अगर आप थोड़ा समझो तो, कि मान लो ये हमारा कॉइल है इस तरीके का, ये ऐसे कॉइल है। अब इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसे रख दिया, तो आपको सिर्फ ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है उसका। और इसको क्या करना है, ऐसे आपको रोटेट करते चले जाना है, समझे ना। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको ऐसे रोटेट करते चले जाएंगे। अब इसकी वजह से देखो होगा क्या, ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है और कॉइल के एरिया के परपेंडिकुलर अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो जिसको एरिया वेक्टर बोला जाता है, तो ये आपका एरिया वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड, एक लाइन में मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ भी बना देता हूँ, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो आपको दिख रहा है ये एंगल, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं थीटा। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, फ्लक्स कैलकुलेट कर रहा हूँ। इसका फ्लक्स, इस कॉइल के थ्रू कितना फ्लक्स जा रहा है ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करोगे, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अगर नॉर्थ साउथ है उसके अंदर एक कॉइल ऐसे रखा हुआ है मान लो इस पोजीशन पे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास हो रहा है, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और इसका एरिया वेक्टर हम कॉइल के परपेंडिकुलर ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये उसका एरिया वेक्टर हो गया। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो ये एंगल बन रहा है इसको हम थीटा लेंगे। अब मुझे बताओ कि मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स डिफाइन किया जाता है वो क्या होता है, B इंटू ए इंटू कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड एरिया वेक्टर ए एंड मैग्नेटिक फील्ड B। ना से यहाँ पे हम क्या करते हैं, कई बार नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा कर देते हैं। लेट्स से वी हैव n टर्न्स ऑफ इन द कॉइल, मतलब सिर्फ एक कॉइल का टर्न नहीं है, बल्कि ये मान लो आपका एक कॉइल है, हमने क्या किया, मान लो इसके ऊपर एक और टर्न चढ़ा दिया, फिर एक और टर्न चढ़ा दिया, तो जितने टर्न चढ़ाओगे उतने कॉइल्स हो जाएंगे, और जितने कॉइल्स होंगे उतना ही फ्लक्स होगा। तो ये तो फ्लक्स हो गया एक कॉइल का। मान लो आपके पास ऐसे n टर्न्स के कॉइल है, तो जितने टर्न्स है उतना ही फ्लक्स आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको नंबर ऑफ टर्न्स से मल्टीप्लाई कर देना है इस पूरे फ्लक्स को, क्योंकि उतना ज़्यादा फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि देखो एक टर्न के थ्रू आपका बी ए कॉस थीटा इतना फ्लक्स होगा, दोबारा दूसरा टर्न डाल दिया तो उसके थ्रू भी इतना ही फ्लक्स होगा। तो जितने टर्न्स होंगे उतने नंबर ऑफ टर्न से आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे, उतना फ्लक्स आपको कॉइल के थ्रू मिल जाएगा। ठीक है, ये टोटल फ्लक्स है कॉइल के थ्रू। अब क्योंकि अगर आप इस कॉइल को रोटेट कर रहे हो, तो जैसे जैसे कॉइल को रोटेट करोगे इसका एरिया वेक्टर भी मतलब डायरेक्शन बदलता जाएगा, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अगर बदलेगा तो थीटा बदलेगा, और अगर थीटा बदलेगा, जस्ट अ सेकेंड, अगर आपका थीटा बदलेगा तो क्या हो जाएगा, आपका फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि थीटा चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा। और अगर फ्लक्स चेंज हुआ तो इसका मतलब क्या, याद करो फैराडेस लॉ, कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। इसीलिए घुमाने पर आपका कॉइल को अगर आप घुमाते जाओगे तो थीटा बदलता जाएगा, ये घूमता जाएगा, थीटा बदलने से फ्लक्स चेंज हो जाएगा, और फ्लक्स चेंज होते ही कॉइल में ईएमएफ आ जाएगा, कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ईएमएफ इंड्यूस हो गया मतलब करंट इंड्यूस हो जाएगा। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड में बस आपको कॉइल को घुमाते रहना है और उसमें करंट इंड्यूस हो जाता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, समझे। और इसी तरीके से जनरेटर्स बेसिकली बनाया जाता है। तो जो हमारे घर में करंट आता है वो करंट एक्चुअली इसी तरीके से जनरेट किया जाता है। एक बड़ा सा कॉइल है
उसको मैग्नेटिक फील्ड में डाल रखा है और हमें बस उस कॉइल को घुमाना रहता है। कॉइल घुमाओ, करंट आ जाएगा, वही करंट हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो हमारा मेन एम यही रहता है कि हमको उस कॉइल को घुमाना है। अब कॉइल को घुमाने के लिए अलग अलग चीज़ें की जाती हैं। जैसे मान लो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन होता है, तो हम क्या करते हैं, कॉइल के पास जाके एक टरबाइन लगा देते हैं और उस टरबाइन में पानी गिराते हैं, टरबाइन को रोटेट करते हैं, जो कॉइल से चिपका हुआ रहता है तो वो कॉइल को रोटेट करता है। तो ये हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में होता है। कई जगह पे क्या होता है कि आपका स्टीम यूज़ किया जाता है। तो थर्मल पावर स्टेशन में आप देखोगे तो उसमें क्या करते हैं, कोयला जलाकर पानी का स्टीम यूज़ करते हैं और स्टीम यूज़ करके इस टरबाइन को रोटेट करते हैं। टरबाइन चिपका हुआ होता है आपके कॉइल से, टरबाइन रोटेट होगा तो आपका कॉइल रोटेट होगा और कॉइल रोटेट होगा तो उसमें फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ आ जाएगा, करंट आ जाएगा और वही करंट हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इसी तरीके से आपके जो इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशंस होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है वो इसी तरीके से जनरेट किया जाता है। हमें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल घुमाना होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से, फैराडेस लॉ की वजह से आपका फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। सिंपल। कितना ईएमएफ आएगा ये आगे देखते हैं। अब देखो, अगर मान लो मैं इसको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहा हूँ, एक पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से अगर कॉइल को घुमाया जा रहा है, तो आपको पता है ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। याद करो रोटेशनल डायनेमिक्स, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओमेगा टी हो जाएगा। तो बताओ फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू एन इंटू बी इंटू ए इंटू कॉज थीटा की जगह पे हम लिख देंगे ओमेगा टी। अब ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा वो चेक करते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो ई है और उसका फॉर्मूला क्या है, माइनस डी फाइव बाई डी टी अकॉर्डिंग टू फैराडेस लॉ एंड लेंस लॉ, दोनों हमने इंक्लूड कर लिया है। ई इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी होता है। सो देयरफॉर ई इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाइव। फाइव का वैल्यू क्या है, ये रहा फाइव का वैल्यू, एन बी ए कॉज ओमेगा टी, एन बी ए कॉज ओमेगा टी। अब देखो एन बी और ए ये तो कांस्टेंट ही रहेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया कॉइल का, ये तीनों नहीं बदलने वाला, ये तीनों टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, वो कांस्टेंट है। पर कॉज ओमेगा टी में टी आ रहा है, टाइम आ रहा है, तो फिर ये वैल्यू बदलने वाला है। तो ये हो जाएगा आपका डी बाई डी टी ऑफ कॉज ओमेगा टी। कॉस का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है साइन, तो कॉज ओमेगा टी की जगह पे सॉरी माइनस होता है, माइनस साइन, माइनस साइन ओमेगा टी आ जाएगा। लेकिन टी अकेला नहीं है, उसके साथ ओमेगा मल्टीप्लाइड है, तो आपको आंसर में भी ओमेगा मल्टीप्लाई करना होगा। अगेन चेन रूल, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ओमेगा यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एन बी ए इंटू ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। ठीक है, और ये आपका ईएमएफ का वैल्यू आ गया। ना इस पूरे हिस्से को हम लोग ई नॉट सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो ई नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, एन बी ए ओमेगा। तो आपका ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, देयरफॉर ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इतना ईएमएफ और इस टाइप का ईएमएफ आपका कॉइल के अंदर जनरेट होता है। ना देखो साइन ओमेगा टी यहाँ पे कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है और साइन ओमेगा टी का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 1 होता है। तो जब साइन ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू 1 पहुँच जाएगा तो आपका ईएमएफ ई नॉट के इक्वल हो जाएगा और उससे ज़्यादा ईएमएफ बढ़ेगा नहीं। इन शॉर्ट मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि आपका जो ई नॉट है ये आपका मैक्सिमम वैल्यू है, पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ये ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका यहाँ तक जा पाएगा वैल्यू ई नॉट तक उस समय आपका साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 पहुँच जाएगा, तो ई नॉट के बराबर हो जाएगा। ई नॉट जो कि मैक्सिमम वैल्यू है ईएमएफ का, हम उसको पीक वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ई नॉट का वैल्यू क्या है बताओ। ई नॉट का वैल्यू जैसे मैंने लिख रखा है यहाँ पे एन बी ए इंटू ओमेगा। अगर मैं इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखूँ तो क्या होगा, एन बी ए, ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई एन, एन मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, पर हम यहाँ पे एफ लिखेंगे फ्रीक्वेंसी के लिए। तो ये आपका ई नॉट का वैल्यू आ गया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ का वैल्यू आ गया। या तो एन बी ए ओमेगा, ओमेगा की जगह पे हम 2 पाई एफ लिख सकते हैं जहाँ पे एफ
फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी से उसे घुमाया जा रहा है। अब ये आपका एक्चुअली ईएमएफ का वैल्यू जो इस कॉइल में जनरेट हो रहा है। अब ये ईएमएफ है कैसा वो चेक करने की कोशिश करते हैं। तो ईएमएफ का वैल्यू क्या है बताओ, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। आपका ईएमएफ जो है वो चेंज होते जा रहा है, कांस्टेंट नहीं है, चेंज होते जा रहा है। और किसके हिसाब से चेंज हो रहा है, साइन के हिसाब से चेंज हो रहा है। अब आपको पता है कि साइन का वैल्यू जो है वो -1 से लेकर +1 के बीच में उसका वैल्यू चेंज होता जाता है। साइन का वैल्यू -1 से नीचे नहीं जाता, +1 से ऊपर नहीं जाता है। और आपने साइन का अगर ग्राफ देखा होगा तो आपको पता है साइन का ग्राफ कैसा होता है, -1 और +1 के बीच में ही रहता है। साइन का ग्राफ अगर आप बनाओगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जाता है और मिनिमम वैल्यू -1 तक जाता है। ठीक है, अब अगर साइन का वैल्यू यहाँ पे 1 डालोगे तो ई का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, E0 तक जाएगा। तो ये E0 लिख देता हूँ मैं। और जब साइन का मिनिमम वैल्यू -1 डाल दोगे तो ई का वैल्यू उस समय क्या हो जाएगा, -E0 हो जाएगा। इन शॉर्ट आपका ईएमएफ का वैल्यू भी -E0 के नीचे नहीं जाएगा और +E0 के ऊपर नहीं जाएगा। ये हो गया ईएमएफ। और ये टाइम के साथ आपका ईएमएफ वेरी कर रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं ग्राफ कैसे आएगा। जैसे साइन का ग्राफ है वैसे इसका भी ग्राफ होगा, बस वैल्यू E0 और -E0 के बीच में होगा। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ कि भाई ये E0 है, आपके ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू -E0, ये भी मैक्सिमम वैल्यू ही है लेकिन नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू है। और आपका ईएमएफ कैसे जाएगा बताओ, आपका ईएमएफ कुछ इस तरीके से जाएगा, ऐसे ऐसे इस तरह का आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है एक कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट हो रहा है या जनरेटर में, एसी जनरेटर में। अब देखो आपका जो ईएमएफ है ये आपका अल्टरनेटिंग ईएमएफ है। अल्टरनेटिंग ईएमएफ आप देख सकते हो, अल्टरनेटिंग ईएमएफ का वैल्यू कांस्टेंट नहीं होता है बल्कि कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। और कैसे चेंज हो रहा है वो देखो, पहले तो आपका ईएमएफ बढ़ने लग जाएगा, फिर वो मैक्सिमम पे जाएगा, फिर कम होने लग जाएगा और फिर यहाँ पे उसका जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगा। ईएमएफ का वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब ये है कि ईएमएफ अपना डायरेक्शन बदल देता है। ईएमएफ डायरेक्शन बदलेगा तो करंट अपना डायरेक्शन बदल देगा। कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज करो मैंने एक बैटरी लगा रखा है, उसका ईएमएफ जो है वो कुछ ऐसे है कि वो इस डायरेक्शन में करंट भेज रहा है। अगर मैं बोलता हूँ बैटरी का ईएमएफ का साइन बदल जाता है, मतलब ईएमएफ पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है, तो मेरे कहने का मतलब है कि वो अपना पोलैरिटी स्विच कर लेता है, नेगेटिव का पॉजिटिव और पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाता है। अगर ऐसा है तो अब ये करंट उल्टे डायरेक्शन में भेजना चालू कर देगा। ईएमएफ का साइन बदला इसका मतलब करंट का डायरेक्शन बदल जाता है। तो साफ बात है कि पहले ईएमएफ आपका इंक्रीज होगा, उसके बाद फिर आपका ईएमएफ डिक्रीज होगा और उसके बाद फिर अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा। मतलब जिस डायरेक्शन में करंट भेज रहा था उसके उल्टे डायरेक्शन में करंट भेजना चालू करेगा और फिर उस डायरेक्शन में ईएमएफ इंक्रीज होगा, उसके बाद ईएमएफ डिक्रीज होगा और फिर उसका साइन चेंज हो जाएगा। इस तरीके से आपका ईएमएफ का वैल्यू बढ़ता है, कम होता है, साइन चेंज होता है, फिर बढ़ता है, फिर कम होता है, फिर साइन चेंज होता है और चलते जाता है। जब वो एक बार बढ़ेगा, कम होगा, साइन चेंज करेगा, फिर बढ़ेगा और फिर कम होकर 0 हो जाएगा, इस पूरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं कि उसने एक साइकिल कंप्लीट कर लिया है। ईएमएफ ने एक साइकिल कंप्लीट कर लिया। इस तरह का ईएमएफ करंट भी इसी तरीके का देगा। तो अगर हम लोग ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ किसी को प्रोवाइड करते हैं तो हमें जो करंट मिलता है वो करंट भी अल्टरनेटिंग करंट ही होता है, जिसको एसी करंट बोलते हैं। अल्टरनेटिंग करंट ही होता है। और अल्टरनेटिंग करंट का भी मैक्सिमम वैल्यू मान लो हम I0 ले लेते हैं, मिनिमम वैल्यू -I0, तो ये करंट भी आपको कुछ इसी तरीके से मिलेगा। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग अगर इस तरह का ईएमएफ कॉइल में आ रहा है तो कॉइल के अंदर करंट भी ऐसे ही आएगा, अल्टरनेटिंग करंट। करंट देखो क्या होगा, पहले तो करंट का वैल्यू इंक्रीज होगा, मैक्सिमम पे जाएगा किसी एक डायरेक्शन में और फिर उसी डायरेक्शन में करंट का वैल्यू कम हो जाएगा, 0 पे चला जाएगा, फिर करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, फिर उल्टे डायरेक्शन में करंट मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगा, फिर उसके बाद उसी डायरेक्शन में आपका करंट का वैल्यू 0 भी होगा और फिर वापस करंट का डायरेक्शन चेंज होगा, फिर बढ़ेगा, कम होगा, 0 होगा, करंट का डायरेक्शन चेंज होगा और इस तरह से कंटिन्यूसली करंट अपना वैल्यू भी चेंज करता जाता है, मैग्नीट्यूड भी चेंज करता जाता है और अपना डायरेक्शन भी बार बार बदलता जाता है। समझे? इस तरीके का करंट हमें मिलता है, अल्टरनेटिंग करंट।
अल्टरनेटिंग ईएमएफ से, और ये ईएमएफ हमें कहाँ पे मिलता है? इस जनरेटर से। क्योंकि ये जनरेटर हमें अल्टरनेटिंग ईएमएफ दे रहा है और अल्टरनेटिंग करंट दे रहा है, इसलिए हम लोग इसको अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर या फिर एसी जनरेटर बोलते हैं। समझ गए? तो इस तरह का ही करंट हमारे घर तक आता है। हाँ, वो बात अलग है कि बहुत सारे डिवाइसेस इस तरह के करंट पे नहीं चलते हैं, तो हम उसके अंदर कुछ वेरिएशंस लाते हैं। मैंने आपको सेमीकंडक्टर्स में पढ़ाया था कि फिर हम लोग उसको क्या करते हैं, रेक्टिफायर लगा देते हैं, फिल्टर लगा देते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर लगा देते हैं और करंट को कांस्टेंट बना देते हैं, डीसी करंट बना देते हैं। तो बहुत सारे डिवाइसेस जैसे आपके घर का एसी है, फ्रिज है, ये सारी चीज़ें इस अल्टरनेटिंग करंट से ही चल जाता है। हमारे घर तक ये अल्टरनेटिंग करंट ही आता है जनरेटर के थ्रू। समझे? तो इस तरह का करंट जो है आपका एसी जनरेटर जनरेट करता है, इस तरह का ईएमएफ प्रोवाइड करता है, इस तरह का करंट देता है। यहाँ पे भी करंट के लिए भी हम बोल सकते हैं, जब ये पूरा एक साइकिल यहाँ पे आ जाएगा, इसे हम बोलते हैं कि इसने एक साइकिल कंप्लीट किया है। समझे? ऐसे 50 साइकिल्स ये आपका करंट और ईएमएफ कंप्लीट करता है 1 सेकेंड में। मतलब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है अल्टरनेटिंग करंट की कि वो 1 सेकेंड में से 50 बार ये साइकिल कंप्लीट करेगा। मतलब 1 सेकेंड में 50 बार करंट मैक्सिमम, मिनिमम, डायरेक्शन चेंज, उल्टे डायरेक्शन में मैक्सिमम और फिर मिनिमम, ऐसा 1 सेकेंड में 50 बार होता है। जैसे इमेजिन कितना फास्ट करंट का वैल्यू कम ज़्यादा होता है। तो हम इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं कि हमारे अल्टरनेटिंग करंट का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है। 50 हर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी मतलब एक साइकिल में वो ऐसे 1 सेकेंड में वो ऐसे 50 साइकिल्स कंप्लीट करता है। समझे? तो ये बात हो गई हमारे एसी जनरेटर की। बच्चों, इसमें एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट देख रखा है, बैक ईएमएफ एंड बैक टॉर्क। ठीक है, उसमें बहुत सी चीज़ें लिखी हुई है, मैं आपको एक सिंपल तरीके से बता देता हूँ कि बैक ईएमएफ और बैक टॉर्क क्या होता है। देखो, अगर हम सपोज करो जनरेटर के बजाय हम मोटर की बात करें, आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में मोटर पढ़ा होगा। लेट्स से कि आपने डीसी मोटर की बात कर लेते हैं। मोटर क्या होता है? मोटर के केस में क्या होता है, उसमें भी कॉइल होता है, मतलब स्ट्रक्चर लगभग ऐसा ही होता है। मैग्नेट है, मैग्नेट के पास आपका कॉइल होगा और कॉइल से हम लोग यहाँ पे जनरेटर में क्या करते हैं, कॉइल को खुद घुमाते हैं। मोटर में क्या होता है कि करंट हम खुद प्रोवाइड करते हैं और करंट प्रोवाइड करने की वजह से ये जो आपका कॉइल है उसके अंदर टॉर्क डेवलप होता है मैग्नेटिक फील्ड में और वो घूमने लग जाता है, अपने आप घूमता है। मतलब जनरेटर का उल्टा प्रोसेस है। जनरेटर में आप क्या करते हो, खुद घुमाते हो तो उसमें करंट आ जाता है। मोटर में क्या होता है कि आप करंट देते हो जिसकी वजह से वो घूमने लग जाता है। मतलब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो जिसके वजह से वो घूमने लग जाता है। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, एकदम उल्टा प्रोसेस होता है। तो आपका मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब आपको करंट देना होगा तब वो घूमना चालू होगा, ऐसा होता है मोटर। तो मान लो आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, उसी तरीके से इसमें रखा हुआ है कॉइल और आपने यहाँ पे बैटरी से करंट देना उसको चालू किया। जब आप उसको करंट देना चालू करोगे तो मान लेते हैं यहाँ पे ये घूमना चालू हो जाएगा आपका। ठीक है, आप देखो जैसे आप करंट दे रहे हो इसको और ये रोटेट होना चालू होगा। ऐसे केस में क्या होता है, जब ये रोटेट होगा तो रोटेट कहाँ हो रहा है बताओ, मैग्नेटिक फील्ड में। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड में क्यों रोटेट होता है? तो हमने मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ा था एक चीज़ कि अगर कोई कॉइल जिसमें करंट हो वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है तो उस पर लगता है टॉर्क, अगर आपको याद होगा तो, और टॉर्क का फॉर्मूला म्यू बी साइन थीटा। अगर नहीं याद है तो मैं फिर आपको याद दिला देता हूँ कि अगर कोई कॉइल जिसमें करंट है वो अगर मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर टॉर्क लगाती है और टॉर्क लगा के घुमाना चालू कर देती है। मान लो उसको घुमाना चालू कर दिया इस तरीके से तो कॉइल घूमने लग जाएगा। अब हमें यहाँ पे हमने क्या देखा था कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में, ध्यान से सुनना, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल घूमता है तो उसमें ईएमएफ जनरेट हो जाता है, करंट जनरेट हो जाता है, और वो जो है यही आपका डीसी एसी जनरेटर का काम है। मतलब समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ पे अब एसी जनरेटर की भी प्रॉपर्टी आ गई। हमारा एम ये था कि हमको इसको कॉइल को घुमाना था, तो हमने क्या किया, ये जो कॉइल का एक्सिस है इस एक्सिस के अबाउट ये कॉइल घूमना चालू हो जाएगा। क्यों घूमना चालू हो जाएगा? क्योंकि आपने इसके अंदर करंट दे दिया, कॉइल में और मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड इस पर लगाएगा टॉर्क, और टॉर्क लगा के इसको
घुमाना चालू कर देगा। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क है। अब जब ये घूमने लग जाएगा, तो क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड में घूमने की वजह से इसके अंदर आपका ईएमएफ जनरेट होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में घूमने की वजह से थीटा बदलने लग जाता है। थीटा बदलने की वजह से इसका फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से इतना ईएमएफ इसमें इंड्यूस होने लग जाता है। इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा फैराडेस लॉ की वजह से। अब वो जो नया ईएमएफ आ रहा है, नया करंट आ रहा है, उस ईएमएफ की वजह से नया करंट आएगा। वो करंट क्या करेगा? वो करंट किस डायरेक्शन में जाएगा? यहाँ पे हम यूज करेंगे लेंस लॉ। अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस करंट है, वो कुछ ऐसा आएगा कि जो उसे प्रोड्यूस कर रहा है उसी को अपोज करेगा। अब उसे प्रोड्यूस कौन कर रहा है? टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। टॉर्क क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने करंट भेजा था। तो ये जो करंट भेज रहे हो उसकी वजह से टॉर्क आ रहा है। उस टॉर्क की वजह से आपका कॉइल घूम रहा है, जिसके वजह से नया करंट आ रहा है, नया ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, नया करंट आ रहा है। तो वो नया करंट क्या करेगा? ये जो रोटेशन है उसको स्लो करने की कोशिश करेगा, उसको अपोज करेगा। रोटेशन को अपोज करने के लिए टॉर्क को कमजोर करना पड़ेगा, और टॉर्क को कमजोर करने के लिए ये जो करंट आप भेज रहे हैं उसको कमजोर करेगा। उसको कमजोर करने के लिए यहाँ पे वो क्या करता है? अपना इंड्यूस करंट, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में वो करंट इंड्यूस हो जाता है। तो जो नया करंट आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से, फ्लक्स चेंज होने की वजह से, वो आपके भेजे हुए करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, और इस वजह से आपका भेजा हुआ करंट जो है वो कम हो जाता है। तो मोटर में ऐसा होता है, मोटर में स्टार्टिंग में आप ज़्यादा करंट जाता है, अब कॉइल के थ्रू ज़्यादा करंट पास होता है, पर जैसे ही टाइम पास होता है कॉइल घूमना चालू हो जाता है, तो कॉइल घूमने की वजह से फ्लक्स चेंज हो जाता है। फ्लक्स चेंज होने की वजह से बैक ईएमएफ, इसी को बैक ईएमएफ बोलते हैं, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से आपका नया करंट इंड्यूस हो जाता है, नया ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ये नया ईएमएफ या नया करंट लेंस लॉ के हिसाब से जो हो रहा है उसको अपोज करेगा। क्योंकि आपने करंट भेजा, टॉर्क आया और कॉइल घूमने लगा, तो कॉइल घूमने की वजह से, क्योंकि ये करंट आ रहा है, तो कॉइल को घूमने नहीं देगा। कॉइल को न घूमने देने के लिए टॉर्क कम करना पड़ेगा, मतलब टॉर्क को अपोज करेगा। टॉर्क किसके वजह से आया? आपके भेजे हुए करंट की वजह से आया। तो इन शॉर्ट वो आपके भेजे हुए करंट को कमजोर करेगा और उसको स्लो कर देगा, उल्टे डायरेक्शन में करंट इंड्यूस करके। तो नया करंट जो है ये आपके आते हुए करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस हो जाएगा। ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जो करंट इंड्यूस हुआ है, ये करंट कहाँ से आया? क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका ईएमएफ इंड्यूस हुआ। तो ये जो उल्टा ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है और आपके कॉइल को घूमने से रोकने की कोशिश करता है, इसी ईएमएफ को हम लोग बैक ईएमएफ बोलते हैं कॉइल के अंदर। ठीक है, और इसी वजह से होता क्या है, क्योंकि आपका घूमना जो है वो थोड़ा सा स्लो हो गया। घूमना स्लो क्यों हुआ? क्योंकि जो टॉर्क लग रहा था उसे कमज़ोर कर दिया गया। तो आप ऐसे समझ लो कि टॉर्क जो ऑलरेडी लग रहा था उसको कमज़ोर करने के लिए इसने क्या किया, आपके ईएमएफ ने उल्टा टॉर्क लगा दिया है, और ये जो उल्टा टॉर्क है उसी को हम बैक टॉर्क बोलते हैं। मतलब अगर टॉर्क के टर्म्स में बात करो तो बैक टॉर्क, और ईएमएफ के टर्म्स में बात करो तो जो ईएमएफ आपका करंट भेज रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस हो गया। जो नया वाला ईएमएफ है फ्लक्स चेंज होने की वजह से, वो नया ईएमएफ आपके भेजे हुए ईएमएफ के ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस हो गया, और इसीलिए हम इसको बैक ईएमएफ बोलते हैं, जो कि आपके भेजे हुए ईएमएफ को अपोज कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका बैक ईएमएफ और बैक टॉर्क का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि मोटर के थ्रू हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। समझ गए बच्चों? आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करते हैं यहाँ पे इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर के बारे में। इंडक्शन मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है फ्लक्स चेंज होने की वजह से, उसी को यहाँ पे इंडक्शन वर्ड यूज़ किया गया है। इंडक्शन इज दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बिकॉज ऑफ चेंज इन फ्लक्स थ्रू द कॉइल। इस इंडक्शन के दौरान हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे होता है, कहाँ से कहाँ किस फॉर्म में एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो पहले टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं, आपको टॉपिक ख़त्म होते होते ही समझ में आ जाएगा टॉपिक का मतलब क्या है। इंडक्शन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये तो हम बार बार पढ़ ही चुके हैं, और कहाँ से कहाँ कैसे एनर्जी ट्रांसफ़र होता है ये भी आपको इस डेरिवेशन के दौरान समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो इस प्लेन के थ्रू, बोर्ड का जो प्लेन है उसके थ्रू परपेंडिकुलर अंदर की ओर जा रहा है। क्रॉस बनाया मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर की ओर जा रहा है।
उसके परपेंडिकुलर हमने क्या कर रखा है, एक कॉइल रखा हुआ है इस तरीके से, और इस कॉइल को हम क्या कर रहे हैं, मतलब इसका कुछ हिस्सा x डिस्टेंस तक का हिस्सा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, बाकी हिस्सा मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, और इसे v वेलोसिटी से भगाया जा रहा है। और हम ये मेक श्योर कर रहे हैं कि आपकी जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो जो वेलोसिटी v है वो कांस्टेंट है, v इज कांस्टेंट, इस वेलोसिटी का वैल्यू चेंज नहीं होगा। चलो अब देखते हैं इस दौरान होगा क्या। पहली चीज़ तो ये कि इसके तो जो फ्लक्स है वो कम होने लगेगा। क्यों बताओ? क्योंकि अगर आप इसको बाहर निकाल रहे हो तो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, अगर ये बाहर निकलता जाएगा तो लाइंस ऑफ फोर्स कम होते जाएंगे। पहले अब इतना सारा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रहा है, बाहर निकाल दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस कम पड़ जाएंगे, जिसके वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हुआ मतलब फ्लक्स चेंज हुआ। फ्लक्स चेंज होने का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसमें ईएमएफ आ जाएगा, और ईएमएफ की वजह से इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि भाई कितना फ्लक्स है इसके थ्रू अभी पास हो रहा है, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, पहले ये चेक कर लेते हैं। तो पहले बात करते हैं फ्लक्स की। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, B इंटू ए इंटू कॉस थीटा। अब क्योंकि यहाँ पे एक ही टर्न है, तो यहाँ पे एक ही टर्न है तो हम n यहाँ पे नहीं लिख रहे, कुछ नंबर ऑफ टर्न 1 है तो 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे n कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि आपका जो कॉइल है उसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा अंदर की ओर, और मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की ओर है। तो इसका मतलब थीटा का वैल्यू यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, और कॉस थीटा आपका 1 हो जाएगा। तो आपका फ्लक्स क्या होगा बताओ, B इंटू ए होगा। ठीक है। अच्छा, हमको उतना ही एरिया लेना जितने एरिया के थ्रू फ्लक्स पास हो रहा है। तो आप देखोगे कि सिर्फ इतने ही हिस्से के थ्रू फ्लक्स पास हो रहा है। और लेट्स से कि आपका जो ये लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो L है, तो ये पूरा एरिया है जिसके थ्रू फ्लक्स पास हो रहा है। और वो एरिया क्या हो जाएगा बताओ, L मल्टीप्लाइड बाय एक्स, रेक्टेंगल है ना, L मल्टीप्लाइड बाय एक्स। तो आपका जो एरिया होगा वो होगा L मल्टीप्लाइड बाय एक्स। अब ईएमएफ जो इंड्यूस होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से, क्यों ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स क्यों चेंज हो रहा है बताओ, क्योंकि जैसे जैसे आप ये बाहर निकालोगे वैसे जितने एरिया में फ्लक्स है वो एरिया ही कम होता जाएगा। ठीक है। और आपका एक्स, अब यही देख लो ना, एक्स का वैल्यू कम होता जाएगा, जैसे आप इसको बाहर निकालते जाओगे एक्स छोटा होता जाएगा, फ्लक्स चेंज होता जाएगा, लाइंस मैग्नेटिक फील्ड के कम होते जाएंगे, और फ्लक्स चेंज हो रहा है, कम हो रहा है, इसके वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसका हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए, हमें नेगेटिव या पॉजिटिव से कोई लेना देना नहीं है, बस कितना मैग्नीट्यूड उसका उससे लेना देना है। तो हम फिर से क्या करेंगे, यहाँ मॉड लगा देंगे डी फाई बाय डी टी। फाई का वैल्यू यहाँ पे अगर आप सब्सटीट्यूट करते हो तो फाई का वैल्यू क्या है, बी एल एक्स है, तो फाई का वैल्यू डाल दो यहाँ पे बी इंटू एल इंटू एक्स। बी बाहर आ जाएगा, क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड को तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं ना, बस इसको बाहर निकाल रहे हैं, बस एरिया चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो बी बाहर आ जाएगा। इवन ये वाला लेंथ भी चेंज नहीं होने वाला है, बाहर निकालने की वजह से सिर्फ आपका ये एल चेंज हो, एक्स चेंज होगा। तो बी और एल कांस्टेंट है, उसे बाहर निकाल लो, और आपका अंदर क्या बचेगा, डी एक्स बाय डी टी। इसको मॉड में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखो डी एक्स बाई डी टी क्या है, डी एक्स बाई डी टी मतलब वेलोसिटी है ना, कितना फास्ट आपका एक्सचेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी एक्स बाई डी टी इज योर वेलोसिटी। तो ये क्या हो जाएगा, बी इंटू एल इंटू बी, इतना ईएमएफ जनरेट हो जाएगा इस कॉइल के अंदर, और जिसकी वजह से करंट आएगा। तो सवाल ये है कि करंट किस डायरेक्शन में आएगा, इसमें करंट आपका क्लॉकवाइज आएगा या एंटी क्लॉकवाइज आएगा। और यहाँ पे हम लेंस लॉ यूज करेंगे। बाय लेंस लॉ करंट इंड्यूस्ड इज, अब मुझे बताओ कि लेंस लॉ यूज करने पर करंट आपका क्लॉकवाइज आएगा कि एंटी क्लॉकवाइज आएगा। देखो लेंस लॉ क्या कहता है कि करंट या ईएमएफ जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है उसी को वो अपोज करेगा, उसी के खिलाफ खड़ा होगा। तो अभी किसकी वजह से ये प्रोड्यूस हो रहा है, फ्लक्स कम होने की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि आप इसको बाहर निकाल रहे हो कॉइल को, तो जो अंदर का फ्लक्स है वो कम होते जा रहा है, अंदर के लाइंस कम होते जा रहा है। अब अंदर का फ्लक्स कम हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है, इसकी वजह से करंट आ रहा है। तो करंट अंदर के फ्लक्स को कम नहीं होने देगा, जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है उसी को अपोज करेगा। अब अंदर का फ्लक्स अगर कम हो रहा है तो इसके अंदर करंट ऐसे आएगा
कि वो अंदर के फ्लक्स को बढ़ाए। नाउ सी, अगर मान लो किसी कॉइल में क्लॉकवाइज करंट फ्लो होता है, क्लॉकवाइज करंट फ्लो होता है, तो आपको पता है राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से करंट अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगर करंट है तो करंट अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो अगर कोई कॉइल है उसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से आप उंगलियों को ऐसे फेरो क्लॉकवाइज, आपका ये करंट का मैग्नेटिक फील्ड अंदर घुसेगा। तो ये जो करंट है ये अपना मैग्नेटिक फील्ड अंदर डालेगा। अगर मान लो कॉइल के अंदर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से ये अपना मैग्नेटिक फील्ड बाहर भेजेगा। क्लियर है इतना? ना ये जो करंट इसे इधर इंड्यूस होगा ईएमएफ की वजह से, करंट जो इंड्यूस होगा, ये करंट उस करंट का भी अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर ये करंट आपका क्लॉकवाइज फ्लो होता है तो करंट जो है, नया करंट जो इंड्यूस हो रहा है, वो अपना मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर भेजेगा। राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से अगर इसमें करंट क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होता है तो वो अपना मैग्नेटिक फील्ड अंदर भेजेगा, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा तो वो अपना मैग्नेटिक फील्ड बाहर भेजेगा। लेकिन अब जो नया करंट है वो लेंस लॉ फॉलो करेगा, वो अपना मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से भेजेगा कि जो हो रहा है उसे अपोज करेगा, जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है उसको अपोज करेगा। तो मैंने बताया किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, अंदर का मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है, इसकी वजह से प्रोड्यूस होगा। तो वो अंदर के मैग्नेटिक फ्लक्स को कम नहीं होने देगा। अंदर के मैग्नेटिक फ्लक्स को कम ना होने देने के लिए वो अपना मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही भेजेगा, और अपना मैग्नेटिक फील्ड अंदर भेजने के लिए करंट जो है वो क्लॉकवाइज आ जाएगा। अपना अगर मैग्नेटिक फील्ड उसे अंदर भेजना है तो कॉइल में करंट आपका क्लॉकवाइज आ जाएगा। और इसीलिए लेंस लॉ को फॉलो करते करते आपका बाय लेंस लॉ करंट इंड्यूस्ड इज क्लॉकवाइज। इस सर्किट में आपका क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। इस करंट का वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। मान लो ये पूरा का पूरा कॉइल मैं वापस यहाँ पे बनाता हूँ, ये रहा आपका कॉइल। इसमें करंट कैसे प्रोड्यूस हुआ है बताओ? क्लॉकवाइज प्रोड्यूस हुआ। करंट क्यों प्रोड्यूस हुआ? क्योंकि यहाँ पे ईएमएफ जनरेट हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से ईएमएफ जनरेट हुआ। कितना ईएमएफ? E इज इक्वल टू BLV। तो मान लेते हैं यहाँ पे ईएमएफ हम लोग E से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ईएमएफ जनरेट मतलब एक जैसे बैटरी जैसा कुछ जनरेट हुआ है, इसको मैं EMF E लिख देता हूँ। ठीक है, इस कॉइल के अंदर, ये कॉइल, यही वाला कॉइल को मैं वापस यहाँ पे बना रहा हूँ। इस कॉइल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, तो मैं रेजिस्टेंस, इस कॉइल का रेजिस्टेंस यहाँ कहीं, आप कहीं भी बना सकते हो, मैंने यहाँ बना दिया। मान लो रेजिस्टेंस आपका R है, और कॉइल के अंदर जो करंट इंड्यूस हुआ है वो हम I मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो I है, अब ये कैसे मिलेगा आपको बताओ? इंड्यूस करंट I। तो यहाँ पे अगर आप ओम्स लॉ यूज करते हो, इंड्यूस करंट I, अगर आप यहाँ पे ओम्स लॉ यूज करते हो तो ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू IR, और हम V की जगह पे EMF E लेंगे तो E इज इक्वल टू IR हो जाएगा, और आपका I का वैल्यू क्या हो जाएगा? E/R हो जाएगा। तो कितना करंट इंड्यूस हुआ है उसका वैल्यू भी आपको मिल जाएगा। E का वैल्यू आप सीधा यहाँ से ले सकते हो, BLV, तो ये हो जाएगा B इंटू L इंटू B अपॉन R। इतना करंट इंड्यूस हुआ है इस कॉइल के अंदर। बात समझ में आ गई? चलिए, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, और आप इसको बाहर v वेलोसिटी से भगा रहे, कांस्टेंट वेलोसिटी से भगा रहे हो। अब देखो इसमें होता है गड़बड़। हमने फिर से हम उस टॉपिक पे जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में हमने एक चीज़ पढ़ा था। क्या पढ़ा था बताओ? हमने वहाँ पे पढ़ा था कि अगर सपोज करो कोई मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड में आप कोई कंडक्टर ले जाकर रख देते हो जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। ध्यान से सुनो, मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट हमने पढ़ा था कि अगर मान लो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, और उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप कोई चार्ज भगाते हो, तो उस चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है, और जिसका फॉर्मूला होता है QV क्रॉस B या QVB साइन थीटा। ठीक है, QVB साइन थीटा। अगर इसी मैग्नेटिक फील्ड में आप कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रख देते हो, मतलब इसके अंदर करंट अगर फ्लो हो रहा है, तो उस कंडक्टर पे जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है उस पर भी मैग्नेटिक फोर्स लगता है, और उस मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है IL क्रॉस B। L जो होता है वो करंट के डायरेक्शन में होता है। L लेंथ वेक्टर है आपके कंडक्टर का, इसका मैग्नीट्यूड करंट इसके लेंथ के बराबर होगा, और जो डायरेक्शन होता है L वेक्टर का वो करंट के डायरेक्शन में होता है। ठीक है,
और अगर मैग्नीट्यूड देखोगे तो क्या हो जाएगा ILB साइन थीटा। तो ये सेम चीज़ हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। जब करंट इंड्यूस हो चुका है इस पूरे कॉइल के अंदर, तो आप देखोगे कि यहाँ पे इस पूरे कॉइल को आप 4 हिस्से में डिवाइड कर सकते हो। एक कंडक्टर यहाँ पे है, दैट इज AB, दूसरा BC, CD और ये AD। अब क्योंकि BC के अंदर भी करंट और सेम करंट फ्लो हो रहा है, सब में सेम करंट I ही फ्लो हो रहा है, क्योंकि सर्किट एक ही है, तो आपका सेम करंट I जो इंड्यूस हुआ है वही फ्लो हो रहा है BLV/R। अब ये कंडक्टर BC जो है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं तो फोर्स क्यों लगेगा। लेकिन ऊपर वाला और नीचे वाला कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही है, कुछ हिस्सा तो अंदर है, तो इन दोनों पर फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। जो कंडक्टर AD है इस पर भी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। और ये मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू क्या होगा और किस डायरेक्शन में होगा, ये हम चेक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ तो ये कि यहाँ पर हम लिखेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड experiences magnetic forces। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी BC। तो BC का हम देख सकते हैं यहाँ पे BC experiences no force since there is no magnetic field। वहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, या since it is out of magnetic field, out of magnetic field। चलो आगे बताओ, फटाफट आउट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो AB और DC ये दोनों तो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे ही, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। अब आप देखो कि AB का जितना लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है और DC का जो लेंथ है, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है और दोनों सेम है, दोनों का लेंथ सेम है, AB और DC दोनों का लेंथ सेम है। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल टू IL क्रॉस B। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग इस मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन ही चेक कर लेते हैं। डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, L क्रॉस B। L होता है करंट के डायरेक्शन में, B होता है मैग्नेटिक फील्ड, तो L क्रॉस B के डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अब देखो L ऊपर की ओर देखते हैं, L मतलब करंट के डायरेक्शन में, तो L जा रहा है सीधे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, तो अब मैं L क्रॉस B करूँगा, L मतलब आगे और उसको अंदर B की तरफ घसीट के लेके जाना है, स्वीप करके लेके जाना है, तो L क्रॉस B का डायरेक्शन ऊपर की ओर, समझे। तो इसका मतलब यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स जो लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स, वो ऊपर की ओर लग रहा है, L क्रॉस B इस पे ऊपर की ओर लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स इस पे ऊपर की ओर लग रहा है, इसको हम F1 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं DC पर फोर्स कहाँ लगेगा। तो अब इसका L तो पीछे आ गया क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है, B अंदर ही रहेगा। तो अब देखो आपको घुमाना क्या है, L को B की तरफ लेके जाना है, तो L तो इस साइड आ रहा है ना, अब तो L क्रॉस B नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स F2 वो नीचे की ओर लगेगा। ठीक है, अब अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, अब देखो ये पार्ट कौन सा देख लो, AB और DC की बात कर रहे हैं हम लोग, F1 F2। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ILB साइन थीटा। लेकिन इस पूरे पार्ट में अगर आप देखोगे, इन दिस केस थीटा क्या है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड बीच का एंगल, मतलब L और B के बीच का एंगल है। L मतलब करंट का डायरेक्शन और B मैग्नेटिक फील्ड, उसके बीच का एंगल देख लेते हैं। देखो ऊपर वाले पार्ट की अगर मैं बात करूं तो करंट आगे जा रहा है, मतलब L आगे की ओर है और मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर है। यहाँ पे भी करंट ऐसे आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर है।
यहाँ पे भी करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर है। तो हर जगह पे करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब थीटा का वैल्यू जो है हमेशा यहाँ पे 90 डिग्री होगा। थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा, इसका मतलब क्या, साइन थीटा हमेशा 1 हो जाएगा, साइन 90 डिग्री 1 होता है। तो एफ का वैल्यू इट विल रिमेन आई इंटू एल इंटू बी। नाउ अगर मैं यहाँ पे ए बी की बात करूँ तो ए बी पर फोर्स क्या लगेगा, आई इंटू एल इंटू बी। आई करंट है, एल ये पूरा हिस्सा है और बी मैग्नेटिक फील्ड है। वही अगर मैं डीसी की बात करूँ तो डीसी में भी देखो आई सेम है और ए बी और डीसी का एल भी सेम है, लेंथ भी सेम है। जितना लेंथ आपका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है वो भी सेम है और मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों के लिए सेम है। मतलब दोनों के लिए ए बी और डीसी दोनों के लिए, ए बी और डीसी हो ना, ए बी और डीसी दोनों के लिए आपका आई भी सेम है, एल भी सेम है, बी भी सेम है। इसका मतलब क्या, जो मैग्नेटिक फोर्सेस F1 एंड F2 ऑन AB एंड CD आर इक्वल, दोनों का वैल्यू तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। AB पर ऊपर लग रहा है और DC पे नीचे लग रहा है। आर इक्वल एंड ऑपोजिट, आर इक्वल एंड ऑपोजिट, हेंस दे कैंसल आउट, इसलिए दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। तो मतलब इस कॉइल को जितना ऊपर से खींचा जा रहा है उतना नीचे से भी खींचा जा रहा है और दोनों का वैल्यू फोर्स का क्योंकि सेम है, क्योंकि देखो सब कुछ सेम है, करंट भी सेम है दोनों में, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बी भी सेम है और लेंथ भी सेम है, तो दोनों फोर्सेस का वैल्यू सेम है और ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। दोनों मिला के हो जाएगा 0। F1 जो है इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2, मतलब F1 F2 दोनों इक्वल और ऑपोजिट है और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब बचा क्या, अब बचा सिर्फ यही फोर्स इसके ऊपर। इसके ऊपर फोर्स कहाँ लगेगा वो देखो, अगेन L क्रॉस B के डायरेक्शन में। तो L तो ऊपर जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है और B अंदर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो L अंदर की ओर, B L क्रॉस B पीछे की ओर, मतलब इस पार्ट पे मैग्नेटिक फोर्स पीछे की ओर लग रहा है, एंड लेट दिस बी फोर्स F, ठीक है। ये फोर्स F इस कॉइल को पीछे खींचने की कोशिश करता है और इस फोर्स का वैल्यू क्या है, फोर्स यहां पे लिख देता हूं, मैग्नेटिक फोर्स ऑन, कौन सा साइड है ये, AD, मैग्नेटिक फोर्स ऑन AD इज टुवर्ड्स लेफ्ट given by F is equal to I into L into B। IL भी साइन थीटा तो वैसे भी सबके लिए क्या था, 1 ही था। इतना फोर्स लग रहा है इसको पीछे खींचने के लिए और इसे पीछे खींचा जा रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में इस पर एक फोर्स लग रहा है पीछे की ओर, क्योंकि ये करंट इंड्यूस हुआ है। अब ये करंट, ये फोर्स क्या करेगा बताओ, आपके वेलोसिटी को कमजोर करेगा, मतलब वेलोसिटी को अपोज करेगा और इस वेलोसिटी को स्लो करने की कोशिश करेगा। अगर आपने कुछ नहीं किया तो फिर वेलोसिटी कम होने लगेगा और ये कॉइल रुक जाएगा। पर हम क्या चाहते थे कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहे। वेलोसिटी को कांस्टेंट रखने के लिए ये ज़रूरी है कि आप इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए बाहर से अपना एक एक्सटर्नल फोर्स लगाओ। यहाँ पे F एक्सटर्नल, आपको अपना भी फोर्स एक बाहर से एक F एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा और वो इस फोर्स के, मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल और ऑपोजिट होना चाहिए, ताकि ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर दे और आपका जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी को कुछ ना हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहे। समझे? तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ देखो, इफ कॉइल इज टू बी मूव्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर आप चाहते हैं कि कॉइल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहे तो आपको एक्सटर्नल फोर्स F एक्सटर्नल इक्वल टू ILB is exerted on BC towards
राइट। और ये फोर्स क्या करेगा आप बताओ? इस फोर्स की वजह से आपकी वेलोसिटी बरकरार रहेगी, क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स है उसके अगेंस्ट आप ये फोर्स लगा के आप इस एक्सटर्नल फोर्स ने इसको क्या किया, बैलेंस कर लिया। अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ता रहेगा। अब जब आप इसको खींचते हो तो ऑब्वियसली बात है कि आप ये जो फोर्स लग रहा है इसके अगेंस्ट आप यहाँ पे फोर्स लगाकर इसको बाहर खींच रहे हो। तो जब आप फोर्स लगाकर बाहर खींचोगे तो ऑब्वियसली बात है कि आपकी एनर्जी जाएगी, आप इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो। मैं अगर किसी चीज़ पर फोर्स लगा रहा हूँ, तो फोर्स लगाने का मतलब होता है मुझे मेहनत लगेगा, तो मैं अपनी एनर्जी सप्लाई करता हूँ। ये जो एनर्जी होता है उसको मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। तो आप अपना मैकेनिकल एनर्जी सप्लाई करके इस कॉइल को के वेलोसिटी को मेंटेन रखते हो इसके अगेंस्ट फोर्स लगाकर। दैट मीन्स यू आर सप्लाइंग मैकेनिकल एनर्जी। समझे? अब मैकेनिकल एनर्जी अगर हर सेकेंड में आप कितना सप्लाई कर रहे हो, मतलब हर एक सेकंड में आप कितना मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, जब हम ये कैलकुलेट करते हैं तो उसको बोला जाता है मैकेनिकल पावर। तो हम यहाँ पे पहले कैलकुलेट करेंगे कि कितना मैकेनिकल पावर यहाँ पे सप्लाई किया जा रहा है। मैकेनिकल पावर सप्लाइड, उसका फॉर्मूला क्या होता है? मैकेनिकल पावर सप्लाइड का फॉर्मूला होता है P1 ले लेते हैं इसको, इज इक्वल टू मैकेनिकल पावर सप्लाइड P1 इज इक्वल टू, पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स डॉट वेलोसिटी। अब देखो फोर्स और वेलोसिटी अगर सेम डायरेक्शन में हो, मतलब आपका ये हो जाएगा फोर्स डॉट वेलोसिटी, ये हो जाता है एफ वी कॉस थीटा। ठीक है, जहाँ पे अगर फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो, यहाँ पे वैसे सेम डायरेक्शन में आप जो भी एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो और वेलोसिटी के डायरेक्शन में लगा रहे हो, तो फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है। कहाँ चला गया? इसको मैं एक्सटर्नल लिख देता हूँ, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स कितना पावर सप्लाई हो रहा है, ठीक है, वही हमको पता करना है। तो क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा और कॉस थीटा आपका 1 हो जाएगा। तो पावर, मैकेनिकल पावर सप्लाइड इज एफ एक्सटर्नल इंटू वी हो जाएगा। तो जो मैकेनिकल पावर आप सप्लाई कर रहे हो दैट इज एफ एक्सटर्नल इंटू वी। पावर का मतलब होता है हर सेकंड कितनी एनर्जी सप्लाई की जा रही है या हर सेकंड कितना वर्क डन किया जा रहा है। तो हम हर सेकंड इतना वर्क डन कर रहे हैं। वर्क डन करने का मतलब होता है एनर्जी सप्लाई करना, वर्क डन करने का मतलब होता है एनर्जी ट्रांसफर करना। ये चीज़ याद रखो। तो मैं बोलूँ मैंने वर्क डन किया या मैंने एनर्जी सप्लाई किया, दोनों एक ही चीज़ है। तो मैं हर सेकंड कितना वर्क डन कर रहा हूँ उसे पावर बोला जाता है। तो पावर का फॉर्मूला, दो फॉर्मूला होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम भी होता है और दूसरा एफ डॉट वी भी होता है जो हमने यूज़ किया है। ठीक है, दो फॉर्मूले होते हैं जिसमें से हम सेकंड फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे पहुँच गए। अब देखो एफ एक्सटर्नल का वैल्यू क्या है बताओ? तो एफ एक्सटर्नल का वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हो आई एल बी है। एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू आई एल बी। तो हम सीधा यहाँ पे लिखेंगे आई एल बी इंटू वी। आई का वैल्यू निकाल लो। तो आई का वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ से निकलने वाला है। आई का वैल्यू क्या निकला था, ये इसको इक्वेशन 1 लिख लो, बी एल वी बाई आर। ध्यान से देखना आई का वैल्यू क्या है, बी एल वी बाई आर। तो आपका आई का वैल्यू आ जाएगा बी एल, अच्छा यहाँ पे एल मैंने अलग ले लिया, कैपिटल एल ले लिया, यहाँ पे स्मॉल एल लिया। तो एक काम करो, एल जहाँ कहीं भी, दिस इज आई एल बी आ जाएगा। यहाँ पे जो एल होगा वो स्मॉल एल होगा, स्मॉल एल होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो एडी है उसका लेंथ हमने स्मॉल एल ले रखा है ना, तो यहाँ पे स्मॉल एल आ जाएगा। ठीक है, वो देख लेना। यस, तो एफ एक्सटर्नल का वैल्यू आई एल बी, जहाँ पे एल जो है वो स्मॉल एल है, तो ये आपका स्मॉल एल इंटू बी और ये पी आ जाएगा। अब आई का वैल्यू क्या है, बी एल वी बाई आर फ्रॉम इक्वेशन 1, बी एल वी बाई आर। तो आई की जगह पे क्या लिखेंगे, बी एल वी बाई आर। ये हो गया आई इंटू एल इंटू बी इंटू वी फ्रॉम 1। इससे हमें पावर मिल जाएगा P1 इज इक्वल टू, देखो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपन आर। इतना पावर हर सेकेंड में सप्लाई किया जा रहा है आपके द्वारा, ताकि आपकी वेलोसिटी कॉइल की कांस्टेंट रहे। समझे? मैकेनिकल पावर सप्लाइड, मैकेनिकल पावर मतलब हर सेकेंड आप इतनी एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, इतनी एनर्जी आप हर सेकेंड इसको सप्लाई कर रहे हो।
अब सवाल ये है कि अगर आप इतनी एनर्जी इसको सप्लाई करते हो तो एनर्जी जाता कहाँ है, कहाँ जा रहा है वो एनर्जी? क्योंकि इसके अंदर तो एनर्जी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अगर इसके अंदर एनर्जी जाता तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती, काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ती तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती, पर वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट रखने के लिए ही आपको एनर्जी सप्लाई करना पड़ रहा है। तो आखिर जो आपका सप्लाई किया हुआ एनर्जी है वो जाता कहाँ है? क्योंकि कॉइल की काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ नहीं रही है, तो आपका दिया हुआ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में नहीं जा रहा है इसके, तो फिर वो एनर्जी कहाँ जाता है? एक्चुअली में जो आप एनर्जी सप्लाई करते हो वो हीट बन के बाहर निकल जाता है सिस्टम के। आपको पता है, देखो आपका कॉइल है, कॉइल के अंदर होता है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के थ्रू अगर आप करंट पास करते हो तो वो हीट उस एनर्जी को हीट में निकाल देता है। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप देते हो वो उसको क्या करता है, हीट में कन्वर्ट करता है। इसलिए जब आपका बल्ब होता है बल्ब गर्म हो जाता है, कोई भी डिवाइस आप देखोगे जिसके थ्रू आप करंट पास करो गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब किसी भी वायर के थ्रू आप करंट पास करते हो तो वो हीट में कन्वर्ट होने लग जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट होता है। क्योंकि कॉइल है उसका रेजिस्टेंस है, तो आप कॉइल के थ्रू करंट पास करोगे तो हीट में कन्वर्ट होगा। तो अब हमें ये देखना है कि हर सेकेंड में जितना एनर्जी सप्लाई कर रहा हूँ क्या हर सेकेंड उतना हीट भी प्रोड्यूस हो रहा है? तो हीट का जो पावर है वो हम अब निकालते हैं और चेक करते हैं कि हर सेकेंड कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है। सो पावर डिसिपेटेड मतलब निकल गया, ड्यू टू हीट, जो हीट निकल रहा है उसके वजह से कितना पावर डिसिपेट हो रहा है, मतलब कि हर सेकेंड कितना एनर्जी हीट में वेस्ट हो रहा है, ये हम चेक करते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? नाउ हीट डिसिपेट हो रहा है उसका अगर आप पावर कैलकुलेट करोगे, मतलब हर सेकेंड कितना हीट निकल रहा है, अगर आप उसका पावर कैलकुलेट करोगे तो वो होता है I² × R। तीन फॉर्मूला है, तीन फॉर्मूले में से हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, I² × R। इतना हीट हर सेकेंड जनरेट होता है, ठीक है, ये जूल्स लॉ के हिसाब से आया है, तो इसे P2 लिख देते हैं। P2 मतलब हर सेकेंड इतना हीट जनरेट हो रहा है, ठीक है। I का वैल्यू वही रहेगा, I तो सेम ही रहेगा ना, I का वैल्यू तो नहीं चेंज हो जाएगा, तो I इज BLV/R, तो बस सब्सटीट्यूट कर दो। I का वैल्यू यहाँ पे BLV/R और इसका स्क्वायर कर देते हैं इंटू R। सो P2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? P2 इज इक्वल टू B² L² V² अपॉन R², B² L² V² अपॉन R² मल्टीप्लाइड बाय R। R और R हो जाएगा कैंसिल, तो आपका यहाँ पे बच जाएगा B² L² V² अपॉन R, ये हो गया P2। P2 क्या है? P2 इज पावर डिसिपेटेड ड्यू टू हीट, पावर डिसिपेटेड ड्यू टू हीट। तो देखो जितना एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हो वो है B² L² V² बाय R हर सेकेंड। हर सेकेंड हीट कितना बन रहा है, हीट में एनर्जी कितना वेस्ट हो रहा है, B² L² V² बाय R, दोनों सेम है। P1 इज इक्वल टू P2, तो जितना एनर्जी आप हर सेकेंड दे रहे हो वो सारा का सारा एनर्जी हीट में वेस्ट हो जा रहा है। इसीलिए आपके कॉइल का काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि कॉइल को एनर्जी मिल ही नहीं पा रहा है, सारा एनर्जी हीट में निकल जा रहा है। तो इसलिए कॉइल के पास जितनी काइनेटिक एनर्जी है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी से वो आगे चल रहा है और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। समझे? काइनेटिक एनर्जी ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, आपका दिया हुआ सारा एनर्जी वो सारा का सारा हीट में चला जा रहा है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर होता है। तो हमारे टॉपिक का नाम क्या था बताओ? इंडक्शन एनर्जी ट्रांसफर। आपने फ्लक्स चेंज किया, इसके वजह से इसमें EMF इंड्यूस हुआ, उसी को हम इंडक्शन बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये कंटिन्यूस रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, मैकेनिकल एनर्जी। वो मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में सारा ट्रांसफर हो जाता है। इस तरीके से आपका मैकेनिकल एनर्जी हीट में ट्रांसफर हो जा रहा है। यही बात यहाँ पे बताना चाहता है एनर्जी ट्रांसफर के थ्रू। तो इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर, ये टॉपिक बच्चों आपका यहाँ पे होता है खत्म। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बात करेंगे हम लोग एडी करंट के बारे में। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में हम काफ़ी बात कर चुके हैं और आपको पता है कि अगर मान लो आपके पास एक कॉइल है, कॉइल मतलब वायर को मोड़ दो, आप मोड़ के कॉइल बना दो और आप उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाल दो। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डालोगे तो इसके थ्रू कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा, मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होंगे।
इसके मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला अगर निकालोगे तो B इंटू ए इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अगर मैं इस फ्लक्स को चेंज करता हूँ तो आपको पता है कि इसमें EMF इंड्यूस हो जाएगा और करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, समझे, अकॉर्डिंग टू फैराडेस लॉ। फ्लक्स चेंज करने का क्या तरीका है, या तो इसका एरिया कम ज़्यादा कर दो, या एंगल चेंज कर दो, या मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो। अगर मान लो मैं मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फिलहाल स्ट्रांग है, उसको वीक कर देता हूँ या और स्ट्रांग कर दूंगा, तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने लग जाओगे तो बी चेंज होगा, बी चेंज होने से फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने से E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, अकॉर्डिंग टू फैराडेस लॉ आपका EMF इंड्यूस हो जाएगा इतना इसके अंदर, और EMF की वजह से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैं एक वायर की बजाय, मतलब लूप तो आपका वायर ही होता है ना, वायर को आप मोड़ देते हो तो लूप बन जाएगा। अगर एक वायर के बजाय मैं एक मेटल का ब्लॉक ले लूँ या प्लेट ले लूँ, मतलब पूरा भरा हुआ है, ये पूरा ब्लॉक है मेटल का, पूरा भरा हुआ है, ये एक्चुअली आपको हो सकता है दिख रहा है खाली, खाली नहीं है, पूरा भरा हुआ एक मेटल का ब्लॉक ले लो, या फिर एक प्लेट ले लो, और इस प्लेट या ब्लॉक को, मेटल के ब्लॉक को उठा के आप डाल दो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और अब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो। अब देखो इससे क्या होगा, एक्चुअली यहाँ पे हम फ्लक्स की बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो पूरा एरिया है या जो वॉल्यूम है पूरा भरा हुआ है। हम फ्लक्स वाली बात कॉइल के लिए करते थे, जिसमें सिर्फ एक वायर होता था और पूरा बीच से खाली रहता था, उसके थ्रू फ्लक्स चेंज होता था तो करंट आ जाता था। यहाँ भी फ्लक्स के बारे में बात कर सकते हैं एरिया के थ्रू, लेकिन अभी एक्चुअली वायर नहीं है बल्कि पूरा का पूरा भरा हुआ ब्लॉक है। तो जब आपके पास मेटल के ब्लॉक्स होते हैं तो ऐसे केस में देखो क्या होता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये मेटल है, मेटल के अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आप देखोगे उसको, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स सर्कल में घूमना चालू कर देता है। अगर आपने किसी मेटल के प्लेट को या ब्लॉक को ही उठा के रख दिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और वो मैग्नेटिक फील्ड आपने चेंज करना शुरू कर दिया, चेंजिंग या वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, इसमें अगर आप कॉइल रखते हैं तो फ्लक्स चेंज होकर उसमें EMF इंड्यूस हो जाता, करंट आ जाता। अगर आपने मेटल का ब्लॉक रखा है तो इसके जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सर्कल में घूमना चालू हो जाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब चार्ज अगर घूमता है या मूव हो रहा है तो चार्ज मूव होने का मतलब होता है करंट आ रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमना चालू करेगा और सर्कल में घूमना चालू कर देता है, मैग्नेटिक फोर्सेस की वजह से इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूमना चालू कर देता है। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में घूम रहा है हम करंट का डायरेक्शन उसके ऑपोजिट लेते हैं। इन शॉर्ट इलेक्ट्रॉन्स घूमना चालू करेगा तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट आ जाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग सर्कल में घूम के करंट प्रोड्यूस करना चालू कर देता है। ये करंट आपको इस तरीके से सर्कल्स में दिखाई देगा, बहुत सारे जगहों पे, बहुत सारे पार्ट में इस तरीके से। ये जो सर्कल्स में करंट प्रोड्यूस होता है मेटल ब्लॉक के अंदर, अगर आप किसी मेटल ब्लॉक को किसी चेंजिंग या वेरिंग चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में डाल देते हो, तो इस टाइप का जो करंट आपके आते हैं सर्कल्स में, जो करंट आता है, इसी करंट को बोला जाता है आपका एडी करंट। इसी को हम क्या बोलते हैं, एडी करंट। एडी का मतलब जानते हो, एडी मतलब जैसे अगर आपने कभी देखा होगा, जैसे अगर आपको कपड़ा या कपड़े में सर्फ घोलना रहता है तो आप पानी में सर्फ डालते हो, पानी में सर्फ घोलना रहता है। डिटर्जेंट की बात कर रहा हूँ मैं, तो डिटर्जेंट आप पानी में डालते हो, इस तरीके से ऐसे उसको गोल गोल घुमाते हैं, तो पानी जो है ना वो सर्कल्स में ऐसे घूमने लगता है, बड़ा सर्कल, छोटा सर्कल, छोटा सर्कल, छोटा सर्कल, धीरे धीरे सर्कल का साइज नीचे जाते हुए छोटा होने लगता है। उसी तरीके का करंट आपको कुछ दिखाई देता है, छोटे सर्कल, बड़ा सर्कल, बड़ा सर्कल, बड़ा सर्कल, इस टाइप का आपको ये करंट दिखाई देता है, समझे। तो वो जो पानी के अंदर वो सर्कल्स फॉर्म हो जाता है और सर्कल्स में पानी घूमने लगता है, उस चीज़ को हम लोग एडी बोलते हैं, और इसीलिए इसको भी हम क्या बोलते हैं, एडी करंट बोल देते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली एडी जैसा हमको दिखाई देता है, समझे। तो अगर एक लूप को रखते हो, एक कॉइल को रखते हो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में, तो फ्लक्स चेंज होने की वजह से उसमें करंट आ जाता है। लेकिन अगर सपोज करो आप किसी मेटल के प्लेट या ब्लॉक को ही ले जाकर रख देते हो, तो ऐसे केस में आपको उसके अंदर एडी करंट आ जाएगा। एडी करंट मतलब चार्जेस जो है वो सर्कल्स में, अलग अलग सर्कल में घूमना चालू कर देगा, और इस टाइप का आपको एडी करंट पूरे मेटल के ब्लॉक में दिखाई देना चालू हो जाएगा। इस एडी करंट की प्रॉपर्टी, ये जो भी एडी करंट है जो कि इंड्यूस हुआ है, ये भी आपका एडी करंट ही है, ये इंड्यूस हुआ है। इस इंड्यूस करंट की वही प्रॉपर्टी है जो आपके वायर के अंदर जो करंट होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है,
और यहाँ पे भी आपका लेंस लॉ अप्लाई होता है। अब लेंस लॉ आप जानते हो कि जो भी आपका करंट इंड्यूस हो रहा है वो करंट कुछ इस तरीके से इंड्यूस होगा कि जिसके वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है उसी को वो अपोज करेगा। एक चीज़ तो हमने ये भी देखा था। दूसरी बात, अगर सपोज करो आप कोई मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफ़र करते हो तो वो एनर्जी जो है वो हीट में प्रोड्यूस होता है, ये भी हम लोगों ने देखा था। तो इस तरह की सारी प्रॉपर्टीज़ आपको इस एडी करंट में भी मिलेगा। एडी करंट भी कुछ इस तरीके से प्रोड्यूस होता है कि जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है उसी को वो अपोज करेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं एक एक्सपेरिमेंट से। अब इस एक्सपेरिमेंट में देखो क्या किया जाता है। मान लो आपने क्या किया, एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैग्नेट का ले लिया और इसके बीच में आपको पता है कि एक आएगा मैग्नेटिक फील्ड ऐसा। इस मैग्नेटिक फील्ड में आप क्या करो, एक मेटल का प्लेट डाल दो, मेटल का प्लेट डाल दो कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इस मेटल के प्लेट को आगे पीछे स्विंग करो। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मेटल प्लेट ऐसे डाला हुआ है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है ना उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे डाल दिया। मतलब इसको अगर साइड से देखोगे यहाँ से तो आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर घुस रहा है। जस्ट अ सेकेंड, आपका लेट्स से कि मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर की ओर घुस रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इसी रीजन में है, बस इसी रीजन में है। और मान लो आपने ऊपर से एक प्लेट लटका दिया हो, मेटल का एक प्लेट लटका दिया हो। अब ये मेटल का प्लेट आप क्या कर रहे हो, कंटिन्यूसली घुमा रहे हो उसको। आपने मेटल का प्लेट लटका दिया और ये मेटल का प्लेट आप इस तरीके से स्विंग कर रहे हो आगे पीछे। तो मान लो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बीच में ना होता, इसी को मैंने इस अलग एंगल से बनाया, तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ना होता और आप ये मेटल प्लेट को छोड़ देते हैं तो मेटल प्लेट क्या होता, धीरे 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 आके रुक जाता और काफ़ी टाइम लेता है उसको रुकने के लिए। इसमें होता है कि आपने जो उसको एनर्जी दी थी उठा के, वो पोटेंशियल एनर्जी दी थी, वो एनर्जी क्या होता है, धीरे 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 डिसिपेट हो जाता है। कौन डिसिपेट करवाता है, एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, आपका ये एनर्जी धीरे धीरे सिस्टम से रिलीज हो जाता है और ये रुक जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो आपने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया बीच में, मतलब नॉर्थ यहाँ डाल दिया, साउथ यहाँ डाल दिया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया और उस बीच में आपने मेटल प्लेट को छोड़ दिया, तो जब ये मेटल प्लेट आएगा यहाँ पे आगे, और आगे आने के बाद अगर आप देखोगे तो जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुसने वाला होगा, सॉरी किधर गया, मान लो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बीच में आके घुसने वाला होगा ऐसा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड घुसने वाला होगा तो ध्यान से आप देख सकते हो अभी फिलहाल तो इसका फ्लक्स जीरो है। जब ये अंदर जाने लगेगा तो इसके थ्रू लाइंस ऑफ फोर्स पास होने लगेंगे, फ्लक्स बढ़ने लगेगा, या आप ऐसा कह लो कि इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है उसका वैल्यू बढ़ने लग जाएगा। मतलब इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने लगा है, पहले नहीं था अब आने लगा है। जैसे जैसे अंदर घुसेगा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बढ़ने लगेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने लगेगा और हमें पता है मेटल प्लेट के थ्रू अगर आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करोगे तो उसके अंदर एडी करंट आ जाता है और एडी करंट आएगा। अब ये आगे और जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ेगा और बीचों बीच आपका मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट मतलब मैक्सिमम हो जाएगा। फिर जब ये बाहर निकलने लगेगा तो इस दौरान इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अब कम होने लगेगा, कम हो रहा है पर चेंज ही हो रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड कम होने लगेगा। और फिर जब ये पूरी तरह से बाहर निकल जाएगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड फिर से जीरो हो जाएगा। फिर जब ये स्विंग करके अंदर आने लगेगा फिर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, बढ़ने के बाद मैक्सिमम होगा, फिर कम होने लगेगा, फिर जीरो हो जाएगा। इस तरीके से कंटिन्यूसली मैग्नेटिक फील्ड इसके थ्रू चेंज होते जाता है अगर ये ऑसिलेट करता है तो। ऑसिलेशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसके थ्रू जो जा रहा है वो चेंज हो रहा है। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके अंदर आ जाता है एडी करंट। ठीक है, इसके अंदर एडी करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। अब देखो मैंने क्या कहा था कि जो एडी करंट है उसकी भी वही प्रॉपर्टी है, वो भी लेंस लॉ फॉलो करेगा। लेंस लॉ के अकॉर्डिंग एडी करंट कुछ इस तरीके से आएगा कि जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस हो रहा है उसी को अपोज करेगा। अब हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से एडी करंट आ रहा है, पर मैग्नेटिक फील्ड क्यों चेंज हो रहा है, इसके ऑसिलेशन की वजह से। तो एडी करंट क्या करेगा, क्योंकि ऑसिलेशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से एडी करंट आ रहा है, तो एडी करंट जिसकी वजह से प्रोड्यूस होगा उसको अपोज करेगा, लेंस लॉ फॉलो करेगा। क्योंकि ऑसिलेशन की वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है तो वो ऑसिलेशन को अपोज करेगा और कोशिश करेगा कि ऑसिलेशन जल्दी बंद हो जाए। तो हमने ये एक्सपेरिमेंटली देखा
कि जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं था तब एयर रेजिस्टेंस की वजह से काफ़ी टाइम लेने के बाद ये प्लेट रुका था, लेकिन जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड डाल दिया इधर और इसके अंदर एडी करंट आया तो ये बहुत जल्दी रुक जाता है। ऐसे आपने जो भी एनर्जी दिया उसको छोड़ दोगे अगर आप, और मान लेते हैं वैक्यूम है, अगर वैक्यूम है और वैक्यूम में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो भाई ये तो हमेशा ऑसिलेट होता जाएगा क्योंकि एनर्जी डिसिपेट नहीं होगा। और अगर आप मैग्नेटिक फील्ड डाल देते हो तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके अंदर एडी करंट आ जाएगा। एडी करंट इस ऑसिलेशन को अपोज करेगा क्योंकि उसी की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, तो ऑसिलेशन बहुत जल्दी जल्दी वो रोक देता है, बहुत जल्दी आपका ऑसिलेशन रुक जाता है। तो ऑसिलेशन बहुत जल्दी रुक जा रहा है, इसका ये सबूत है कि भाई इसके अंदर एडी करंट प्रोड्यूस हो रहा है और वो उस ऑसिलेशन को अपोज कर रहा है क्योंकि ऑसिलेशन की वजह से ही एडी करंट प्रोड्यूस हो रहा है। समझे? और आप देखोगे कि आपका मेटल प्लेट जो है वो गर्म भी हो जाता है। क्यों गर्म होता है? क्योंकि आपने स्टार्टिंग में उसको पोटेंशियल एनर्जी दी थी, इस पोटेंशियल एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। ये मैकेनिकल एनर्जी अब अगर वो बहुत जल्दी इसका ऑसिलेशन रुक गया तो एनर्जी गई कहाँ पे? वो एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो गया और इसी वजह से आपका मेटल प्लेट गर्म हो जाता है। तो एडी करंट इस ऑसिलेशन को अपोज करता है। तो ये बड़ा ही प्यारा सा एक्सपेरिमेंट जो हमें एडी करंट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताता है कि वो उसी तरीके से लेंस लॉ फॉलो करता है, जो लूप में करंट फ्लो हो रहा था वो जैसे फॉलो कर रहा था, एडी करंट भी उसी तरीके से लेंस लॉ फॉलो करता है और एनर्जी ट्रांसफ़र भी हीट में उसी तरीके से करता है। समझ गए? अब देखो कई बार एडी करंट हमको नहीं चाहिए होता है क्योंकि एडी करंट की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो हम एडी करंट को कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं? आप क्या करो, आपके पास जो मेटल प्लेट है उसमें होल्स बना दो, कैविटीज़ बना दो। इस कैविटी की वजह से क्या होगा कि इतने हिस्से में जो एडी करंट आ रहा था वो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि आपने होल कर दिया, हटा ही दिया। तो यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे उसके वजह से जो एडी करंट आ सकता था वो अब नहीं आएगा। या आप बीच बीच में उसको क्या कर सकते हो, ऐसे स्ट्रिप के फॉर्म में बना सकते हो, बीच बीच का हिस्सा निकाल दो ऐसे। जब बीच बीच का हिस्सा निकाल दोगे तो एडी करंट जो है उतने हिस्से में प्रोड्यूस नहीं होगा और एडी करंट बनने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि वो सर्कल्स में घूमता है। तो बहुत छोटे छोटे सर्कल से मिल पाएंगे घूमने के लिए, और बड़े सर्कल और बड़े एडी करंट जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे, जिसके वजह से इफेक्टिवली आपका एडी करंट कम हो जाएगा। तो अगर आपको नहीं चाहिए एडी करंट ज़्यादा तो आप उसको कम भी कर सकते हो। इस तरह से कुछ हिस्सा मेटल का अगर आप निकाल दोगे तो एडी करंट आपके मेटल प्लेट से कम हो जाएगा। समझ गए? सो दिस वाज ऑल अबाउट एडी करंट्स।